कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सीजीपीएससी टॉपर। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि लेटेस्ट टॉपर्स को लेके आइए सर, 2023 के टॉपर्स को लेके आइए जो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सर बैठे हुए हैं। मैं पर्सनली कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज होने वाला है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने हर एक टाइप का चैलेंज फेस किया है। कई सालों से इस एग्जामिनेशन के पीछे लगे रहे, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, जॉब के साथ कैसे इन्होंने मैनेज किया है, हर एक चीज़ डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स वेलकम प्रशांत वर्मा। हेलो सर। थैंक यू सर, इस मंच में मेरे को बुलाने के लिए और लोगों को गाइड करने का मौका देने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग आपके धन्यवाद हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ों को मैनेज करना और मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? तो मेरा नाम प्रशांत वर्मा, जैसे कि इन्होंने एड्रेस किया है। अभी वर्तमान में मेरा 42वां रैंक लगा 2023 एग्जाम में और मैंने नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया। मैं खैरागढ़ छुईकादान गंडे जो नया बना है उसका, वहाँ एक छोटे से गांव गातापार कला का निवासी हूँ। मेरा पिताजी ग्राम पंचायत सचिव और मुख्यतः कृषक हैं और माताजी गृहिणी हैं। और वहीं मैं सरकारी स्कूल ठेलकड़ी करके गांव है पास में 5 किलोमीटर, तो वहाँ मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने जो स्नातक की पढ़ाई है, जबकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, वो जीजीयू जो है बिलासपुर में है, वहाँ से की है, कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में। और जैसे ही 2018 में पास हुआ तब से मैं लगा हुआ हूँ। उस बीच में लॉकडाउन भी झेला, कोचिंग भी किए और फिर एसीएफ की तैयारी भी की। कुछ समय बाद एसीएफ नहीं निकला तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम वो ऐसे दिला लिए थे। 700 रुपये फीस था और उस टाइम 700 हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो जब 700 दिए तो एग्ज़ाम दिला लेते हैं, पता चलेगा कि क्या है, तो चले गए, दिलाए, निकल गया। हालांकि उसको ज्वाइनिंग लेने में थोड़ा टाइम लग गया। 2022 में जो दिलाया था, 2023 में ज्वाइनिंग आया, कोई ऐसा इशू नहीं था। पर जब 2022 अच्छे से जो एकदम जो एक्चुअल था, इस समय तक मैं 2 बार पीएससी प्री का जो है दिला चुका था, उसमें मेरा नहीं निकला था। तीसरा बार मैंने जब एसीएफ नहीं निकला तो बहुत डेडिकेटेड वे में साल भर तैयारी की, अच्छे से पढ़ा, लेकिन फिर वही कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई, नहीं निकला। लेकिन उसी समय मेरा एसआई का निकल गया। हालांकि मैं 2-4 दिन दौड़ने तो गया, फिर मेरे को लगा कि मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि गोला फेंकता था, फेंकाता नहीं था। तो फिर मैंने छोड़ दिया और घर वाले बोले कि एसआई में जा दौड़, लेकिन मेरे को थोड़ा सा नहीं इच्छा था, क्योंकि मैं उतना कैपेबल अच्छा नहीं होता, उतना अच्छा एसआई नहीं बनता, इसलिए सोच के। और मेरा जो टारगेट था वो दूसरा था। इस वजह से मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन कर दिया, क्योंकि घर वालों को भी तो दिखाना था ना, और कब तक पैसा लेंगे। पेज 25 हो चुका था, तो फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन किए। फिर उसके साथ जैसे भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम थे, वो तो रास्ते में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसमें फेस जैसे भी अपने लिए जो प्लान किया मैं कि हाँ इस टाइम पे मैं कैसे कर सकता हूँ, उस प्लानिंग पे अमल रहा। एक साल तक लगभग बोल सकता हूँ, 1.5 साल तक अमल रहा उस प्लान में, और वो प्लान अंत में वर्क किया और मैंने 42वां रैंक प्राप्त किया। ग्रेट। ये बताइए सबसे पहले कि सीजीपीएससी के बारे में सोचा कैसे आपने, लाइक क्यों आपने सोचा कि मेरे को सीजीपीएससी करना है? आजकल तो मतलब क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की ज़माना हो गया। लोग किसी, जैसे आपका ये चैनल चल रहा है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई देख रहा होगा, कोई बच्चा देख रहा होगा, ऐसा भी होता है जिसको यूट्यूब में बुलाया जाता है। एक तो ये हो सकता है, बट हमारे टाइम में तो वो था नहीं। उस टाइम मेरे बड़े भैया थे जो कि अभी अपर कलेक्टर है, मतलब बड़े पापा के लड़के हैं, वो अभी अतिरिक्त कलेक्टर है, अपर कलेक्टर हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं, एडीएम है शायद, तो जगदलपुर में। वो उस टाइम डिप्टी कलेक्टर बने थे, तो एक तो प्रेरणा स्रोत वो बने। और उससे पहले भी जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो हैं कि मेरे पिताजी ग्राम पंचायत सचिव में, मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया था कि वो उनके इस काम में बहुत अधिकारी लोग हमारे घर में आना जाना उस टाइम बचपन में देखा करता था। तो मुझे लगता था तो कि ये कैसे बने होंगे, कैसे, तो वो भी एक लालच था। तो वहाँ से थोड़ा सा एक रुझान था कि हाँ ऐसा कुछ बना जा सकता है बड़ा होके। बाद में जब एग्जैक्ट पता चला कि जैसे भैया बने, तो पता चला कि सीजीपीएससी का भी कोई एग्जाम होता है। तो फिर उस टाइम हम 11वीं-12वीं में रहे होंगे जब इधर, फिर वहीं से डिसाइड हुआ कि बिलासपुर आना है ऐसा करके। फिर आए, फिर जो भी वहाँ उस टाइम कोचिंग जो था वो ज्वाइन किए, धीरे धीरे फिर आगे फिर बड़ा कोचिंग ज्वाइन किए, ऐसा करके प्रक्रिया रही। उसके बाद लगा कि सीएफ में जाएँ, तो ये था कि वहीं से हमारा जो प्रेरणा स्रोत वहीं से बने कि भैया और जो अधिकारी लोग जो हमारे घर में आते थे, ऐसा। ओके। कैसा था वो रिजल्ट वाला दिन, उसको बताइए कि इतने साल लगातार तैयारी करने के बाद जब रिजल्ट आया, कहाँ पर थे, किसको फ़ोन लगाया, कैसा माहौल था?
मेरे ऑफिस में ना एक वो है नीरज भैया बोलता हूँ मैं उनको, वो ज़्यादा उत्सुक थे। वो उस टाइम तक 4 से 5 बार फ़ोन लगा ली, कब आ रहा रिजल्ट ऐसा करके। मेरे को पता था क्या उस दिन आने वाला है, पर मैं बहुत परेशान हो गया, मोबाइल बार बार चेक करता। मैं क्या किया, मोबाइल को उधर साइड में रखा, चार्जिंग में लगाया, और क्या किया कि वो सलार मूवी देखने लग गया टीवी में। बढ़िया सलार मूवी देखते देखते में बहुत लोग का कॉल आया, मैसेज आया। मैं आधे घंटे बाद मेरे को पता चला कि किसी का मैसेज भी आया, तब मैं देखा, तब मुझे पता चला। जैसे ही पता चला मैंने पापा को बताया, पापा सो गए थे। उठे, उनको पहले समझ नहीं आया क्या हो रहा है ऐसा करके। जैसे ही उठे फिर सब लोग को जगाया, सब लोग को फ़ोन ऑन लगाए, फिर वो फटाका वटाका पूरा गली में पूरा फिर फटाका जला। तो फिर ये माहौल था, फिर सबका फ़ोन आया, बात हुआ। वो रात भर लगभग मैं सोया नहीं, 3-4 बजे 4-5 बजे शायद सोया हूँगा, लेकिन रात भर जगना हुआ ही, क्योंकि कोई ना कोई फ़ोन लगा ही रहा था उस टाइम। तो ये माहौल था, पापा भी खुश थे। अब चूंकि एक टाइम तक मेरे पापा मेरे को ऐसा ही जा करके सुनाते थे, तो अब मैंने उनसे ऐसे पूछ दिया कि ठीक है ना पापा, ऐसा ही ज्वाइन नहीं करके मैंने ठीक किया कि नहीं किया ऐसा करके। फिर चुपचाप हंसते हुए निकल गए। तो ये था हमारा माहौल। तो वो मतलब बहुत खुशनुमा माहौल था, सब पापा सब ऐसे मतलब बढ़िया फटाका वटाका फूटा। तो ये था, और बहुत खुश था मैं, क्योंकि उस टाइम में ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो पाया हूँ ऐसा करके। क्योंकि अभी तक तो पा ही नहीं रहे थे ना, एक जो हर्डल था कि हाँ CGPSC निकालना, क्योंकि टारगेट तो वही था। जब CGPSC निकला तो वो 4-5 दिन में इतना निश्चिंत था, मतलब कुछ दुनियादारी का कोई टेंशन मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरा खुशी को नहीं छीन पा रहा था। 2-4 दिन में एकदम निश्चिंत था, एकदम निश्चिंत। तो ये स्थिति था मेरा, मतलब मना स्थिति ये था। पापा भी बहुत खुश थे कि सब लोग को बता रहे थे। तो और फिर पापा जब गए अपने ऑफिस में, तो पेपर में छप गया था उस टाइम तक। तो ऑफिस में गए तो कोई पूछा उनको कि हमारे बीच के किसी सचिव का लड़का नायब तहसीलदार बना ऐसा करके, तो मेरे बेटा ऐसा करके। तो वो भी सुना, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। तो ये थोड़ा मेरे लिए बहुत वो था कि बहुत खुशी हुआ कि मैं उसको जाना किया, और मैं खुद बहुत निश्चिंत था, और एक हर्डल पार हुआ। इसलिए इस बार का जो पेपर था इसलिए अच्छा गया कि वो हर्डल मैंने क्रॉस कर लिया है। कितने अटेम्प्ट्स हुए आपके? ये तो 5वां था, और जो जिसमें जॉब लगा वो 4था था। उससे पहले 3 किए थे, और एक एसीएफ का अटेम्प्ट था, और SI भी दिलाई थे, पटवारी भी एक बार मैंने 4-5 मतलब 2-4 उससे पीछे था। तो बहुत सारे एग्जाम मैंने दिलाए हैं, पर जो मेनली मेरा फोकस था PSC था, PSC या ACF। ओके। कितने बार आपने मेंस दिलाया, कितने बार इंटरव्यू दिलाया? अभी तक तो एक ही मेंस दिलाया हूँ सर। ये इस बार लग रहा है कि मैं दूसरा मेंस दिला लूँ। ओके, मतलब आपने पहली बार ही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया? 3 बार नहीं निकलने के बाद एक बार पहला ही में मतलब प्री निकला है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यूज एक ही बार में। तो लोग तो जैसे ये बोलते हैं कि 3-4 बार में प्रीलिम्स निकलता है, फिर 3-4 बार में मेंस निकलता है, फिर इंटरव्यू निकलता है। तो आपको डर नहीं लगा था कि पहली बार मेंस में मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा? इसमें क्या 2-3 बातें हैं। पहला चीज कि आपके सामने कोई उदाहरण है कि नहीं। जैसे जहां हम लोग जैसे आ रहे हैं, हमको कोई देख के सीखे कि हमने क्या क्या गलतियां की, तो मेंस के लिए क्या क्या जरूरी ट्रेड्स हो सकते हैं। जैसे उस टाइम मैंने आप लोग से जो मेंटर्स ज्ञान से भी जुड़ा रहा, गीतेश भैया से मैं हमेशा संपर्क में रहा कि हाँ क्या है बताइए मुझे ऐसा करके। तो वो चीज़ उनसे मैं अपना टेस्ट दिलाता था उस टाइम, जो मेरे को अवेलेबल था मेरे एरिया में, उनको मैं भेजता था, चेक करके बताता भी थे मेरे को, कुछ कुछ ये कर सकता है, कुछ कुछ वो कर सकता है। तो वो भी था 1-2-3 की। और सामने वाला बहुत लोग यूट्यूब में बहुत लोग मिल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जो चीज़ मेरे लिए जरूरी रहता था, मतलब मैं हमेशा संदेहवाद के देकार्त का संदेहवाद को फॉलो करता हूँ कि कोई बता देता है तो मैं भरोसा नहीं करता, आजमा के देख लेता हूँ। तो मैंने आजमाया कि क्या गलती है ऐसा करके, क्या गलती है मुझ में, मतलब ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी कि नहीं करेंगी, क्या गलती, ये गलती मैं भी कर रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज में मैंने अप्लाई किया, तो वो जो लिखने का तरीका लगभग मैंने 65 टेस्ट दिए हैं सर। जुलाई 2023 से जून 2024 तक मैंने लगभग 60 से 65 टेस्ट दिए हैं। तो उसमें मैं लगातार वही प्रयास किया हूँ कि कोई बता रहा तो कैसे कैसे लिखना है क्या। और जो मेंस के टाइम मैंने लगभग 40 लोगों का ITI पेपर देखा है, उसका एनालिसिस किया है कि वो क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। जितना मैंने लोगों को चुरा के नहीं बनाया है ना, मतलब अपना खुद का कुछ नहीं बनाया, चुरा के ही बनाया। इवन मैंने निबंध भी किसी टेस्ट भी, जब टेस्ट सीरीज दिला रहा था ना, तो किसी का जो टॉपर लोग को पेपर देते हैं, तो उसका निबंध को मैं लिख लिया था कॉपी में, बस ऊपर का कोड डालिए, नीचे कोड डाला, और जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, उतार दिया, उसको रट के गया, आ गया, एक देश एक चुनाव लिख दिया मैं। तो मैं बहुत कुछ, मतलब सामने वाले जब करके दे रहे हैं, जब किए, तो हम इजाद करने में मेहनत क्यों करें। तो ये पहली बार में मेंस निकलने का कारण, क्योंकि जो गलतियां किया था प्री में, जो गलतियां करता वो तो प्री समझ आ गया ना कि, तो अब मैं मेंस में वो गलती नहीं करूंगा, अपने को तोपचन नहीं बनना है। फिर दूसरा चीज ये था कि हर बार अपने आप को कम आंको, 10%, लिंडेमान का 10% का रूल होता है, मेरा 10% का रूल है कि मैं हर बार अपने आप को 10% कम आंकता हूँ। मतलब अगर मेरे को 200 नंबर भी मिल जाएगा ना, तो 10% वो कम ही है।
मेरे को 10% के लिए और मेहनत करना है, और अच्छा 10% कैसे कर सकता हूँ। हर बार 10% कम आंकता हूँ मैं अपने आप, कुछ तो रहा गया है, क्योंकि हर बार तो 200 तो कभी मिलता भी नहीं था, लेकिन कुछ तो रह गया है 10%। तो 10% करते करते आगे बढ़ गए। और दूसरा तीसरा एक था कि हमारे यशवंत वर्मा सर थे हमारे टेस्ट में, जो कि 700 थे पिछले उससे पहले, तो उनको भी पछाड़ना था हमको। वो तो सिलेक्टेड पर्सन है ना, सिलेक्टेड पर्सन को पछाड़ते पछाड़ते भी कहीं हमको फुल मिल गया। तो ये हमारे बीच मतलब वो था कि, लेकिन वो 10% वाला ज़्यादा मेरे लिए वर्क किया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मतलब हमेशा मैं सोचता था कि 10% में कम ही हूँ। मतलब अभी जो करके आया हूँ ना, करता 90% था, 10% के लिए फिर मेहनत करता था, अगले बार फिर जाके बोलता था ये 90% ही है, 10% और मेहनत करना है। तो ये 10% का मेरा रूल था। मैं टेस्ट दिलाता था ऐसे ही करता था कि अब 10% और लाना है, 10% और बढ़ना है। बहुत अच्छा एटीट्यूड है। इसको मैं एक एग्जांपल से अभी समझा सकता हूँ कि अगर आप अपने आप को 100% मानते हो, भाई इस बार तो मैंने अपना पूरा 100% दे दिया है, फिर भी नहीं आया या कम आ गया है, तो आप दुखी होगे, है ना। और अगर आप ये 90 ही मान के चल रहे हो, मतलब है कि मेरे को बढ़ना है, आगे इम्प्रूव करना है, और यही शायद आपको हर बार हेल्प किया। क्योंकि आगे बढ़ना तो प्रोसेस है ना सर, ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप नहीं भी निकलेगा तो भी आगे बढ़ोगे, निकलेगा तो भी आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ स्कोप तो छोड़ के रखो। अगर मैं CGPSC में मैं अपने आप को तोपचंद मान लूँ, जब मैं बोल दूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है ऐसा करके, तो फिर मैं सीखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। और मैं आज भी, जैसे नंदिनी साहू मैम को मैं हमेशा, अभी जो टॉपर थे 5th रैंक लाई हैं, उनको आज मैंने फ़ोन लगा के पूछा कि मैम मेंस के लिए, करंट के लिए मैं क्या करूँ ऐसा करके। उनके मेंस और मेरे मेंस में ज़्यादा अंतर नहीं, 3 नंबर का अंतर है, 3 या 5 नंबर या 5 या 6 नंबर का अंतर है मेंस के मार्किंग में। उनके मेंस के मार्किंग में, मेरे मेंस के मार्किंग में 5 नंबर का अंतर है। फिर भी मैंने सीख किया कि पूछ लिया, क्योंकि क्या पता उन्होंने कुछ अलग चीज़ फॉलो किया होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो मैं सबसे पूछता हूँ, मैं प्रसून गुप्ता सर को भी पूछता हूँ, मैं जो लगे हैं उन सबसे पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई क्या है। जैसे त्रिलोक भाई है, उसको बहुत समय तक जानता भी नहीं था मैं, उससे पहले कुछ समय बाद जाना, मैं 2-3 बार जब इंटरव्यू दिया तो मेरे को पता चला। मैं उसको भी फ़ोन लगा पूछा, भाई जनजाति संस्कृति पढ़ो कि नहीं पढ़ूँ ऐसा करके। तो मैं सबको जो मेरे कॉन्टेक्ट में, सबको मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या पता तुम ऐसा कुछ बता दो जो मेरे लिए काम आ जाए। तो सीखने का जो है मतलब क्या, मतलब कोई कुछ अलग कर रहा हो उसको जानने की थोड़ी इच्छा मेरे में हमेशा प्रबल रही है। बाद में PSC 3 PSC बिगाड़ने के बाद वो प्रबल हुई है कि सीखना चाहता हूँ कि हाँ कुछ तो गलत बता रहा हो, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा चीज़ करूँ जो शायद फायदा मिल जाए। तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, चाहे वो, मैं तो COE सर से भी पूछ रहा, क्योंकि एक प्रशांत अंशुल अग्रवाल करके COE सर हैं, वो तो उनका रैंक भी, मतलब उनका तो 97 रैंक है, पर फिर भी मैं उनसे पूछा, क्योंकि वो 2-3 बार मेंस लिखे हैं, तो प्री निकालने का उनके पास जज्बा है, मतलब तरीका है। तो फिर उनसे भाई ये भी होता है ना कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीख पाते हो। बस आप अगर ये मान ले रहे हो कि भैया ये बंदा बार बार फेल हो जा रहा है, ये कैसे हमको बता पाएगा, तो आप बहुत बड़ी चीज को दूर करते जा रहे हो अपने से, क्योंकि उसने कई बार वो गलतियां की हैं जो आप पहले ही सीख लोगे तो आप इम्प्रूव कर जाओगे। वो तो इम्प्रूव, वही बोला ना सर, सतत प्रक्रिया है। पहले चीज़ तो वही सतत प्रक्रिया है कि लगातार आप कितना गलतियां कर रहे हो, सीख रहे हो, वो चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता था कि शायद किसी सर ने आपके इस पॉडकास्ट में भी बोला है, उसी को मैं सुन के बोलता हूँ कि 2 प्रकार के आदमी होता है पेपर दिलाने के बाद। एक वो जो अपनी गलतियां मान लेता है, एक जो अपनी गलतियां नहीं मानता है। अब गलतियां मान लेता है उसमें भी 2 प्रकार के आदमी होते हैं, एक जिसको अपनी गलतियां पता है या खोज लेता है, एक अपनी गलतियां नहीं खोज सकता। जो गलतियां खोज लिए उसमें भी 2 प्रकार के आदमी है, क्या वो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है, हाँ, और क्या वो मतलब सुधारने की कोशिश कर रहा है, और एक जो है जिसकी गलती सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है। उस जो सुधारने की कोशिश कर रहा है उसमें भी 2 प्रकार के आदमी है। और गलती सही में सुधार पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एक की गलती सुधर रही है कि गलती नहीं सुधर रही है, तो ये प्रक्रिया है। तो आपको लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो आप बहुत बड़े नहीं है, अभी बहुत लंबा रास्ता बचा है, ये चक्र है, धीरे धीरे आएगा। तो वो चीज़ को पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैं गलतियां मान रहा हूँ कि मेरी गलतियां हैं, तो उसके बाद भी दो रास्ते और हैं कि आप गलतियां पकड़ा रही कि नहीं पकड़ रही है। हाँ, बहुत सारे, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वही है कि वो उसके लिए आपको लगातार उसमें सोचना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना, PSC आसान है, PSC आसान है। लगातार लगे रहना, अपनी गलतियों को बार बार सुधारना, बार बार उस चीज़ को पढ़ना बहुत तकलीफदेह है। जो उसको कर लेता है उसको पता रहता है। नहीं, यह बहुत सही बात कहें। हम लोग के पास ना ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पता है कि उनका मेंस में गलती हो रहा है, जिनको पता है कि वो एक टाइम पे सिर्फ PSC पे नहीं, 1 डे एग्जाम्स इधर उधर 10 एग्जाम्स दिला रहे हैं, जिनके वजह से उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। पता सबको रहता है, बट ना सब एक्ट नहीं करना चाहते उस डायरेक्शन में कि मेरे को उसको सुधारना है। वो तो वही है ना सर, ये तो दिक्कत दे है। सुधारना जरूरी है, कहीं ना कहीं आप सुधार बहुत जरूरी है। आप गलती में क्या, एक तो शेर है सर कि
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या गलती रहेगी देखो और सुधार करो। जो तो सुधार हमेशा बोलता है हर कोई। जैसे आपका ये संस्था चल, आप जो ये पॉडकास्ट चला रहे, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में ऐसा एकदम ये बन गया, ग्रेजुअल प्रोसेस था, गलतियाँ सुधरी हैं, गलतियाँ हुई हैं, आज भी कोई ना कोई गलतियाँ हो रही होंगी, सुधार जब पकड़ाएंगे तो सुधारेंगे। ये हर जगह है, हर एक अधिकारी, हर एक जो एस्पायरेंट्स है उसके जीवन में सुधार जरूरी है, सुधार की प्रक्रिया लाना चाहिए। आप डिप्टी कलेक्टर भी बन जाएंगे तो जब वहाँ पद में जाएंगे तो उसमें व्यवहार में सुधार जरूरी है, क्योंकि आपको कर्मचारी से काम लेना है। मैं कर्मचारी रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको व्यवहार बना के चलना पड़ेगा, वहाँ भी सुधार की जरूरत है, तो हर जगह सुधार चाहिए। तो अगर यहीं से सीख जाएंगे तो वहाँ आसान होगा, वहाँ जब थप्पड़ खा के सीखेंगे तो फिर गलत है ना। उससे अच्छा यहीं से सीख के जाएं कि मेरे को हर जगह सुधार की जरूरत है, हर जगह मेरे को झुक के चलने की जरूरत है। एंड वी नीड ऑफिसर्स लाइक यू जो इम्प्रूव करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस वही है, यही है। आपका शेड्यूल क्या रहता था पहले, उस समय जब जॉब नहीं लगा था तब कैसे पढ़ते थे, और जॉब लगने के बाद कैसे सर ऐसे में दाना हूँ सर मैं। हाँ, ऐसे में बहुत बड़ा दाना हूँ आदमी हूँ मैं। सुबह निकलता था घर से 8 बजे, 8 बजे पहुँचता था लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, 10 बजे तक बैठ जाता था, बिलासपुर सेंट्रल लाइब्रेरी। 10 बजे तक बैठ जाता था और मैं इधर उधर जाता भी नहीं था। हालांकि मैं है, मेरे कुछ ना कुछ गंदे आदत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी घूमने निकल गया, कभी पिक्चर देख लिया, इस सब चीज़ से कभी मैंने नकार उसको वो नहीं किया। मैं क्रिकेट भी खेलने गया हूँ, सब चीज़, हर चीज़ को मैंने त्यागा नहीं है, क्योंकि त्यागने से कुछ नहीं होता। तो ये है, उस टाइम में 10-10 घंटे पढ़ता था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब मैं बोलूँगा 6 घंटे में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने 3 साल 10 घंटे पढ़ा है, 30 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 3 साल, मतलब 10 घंटे तो नहीं बोलने के बात है, 10 घंटे एक्चुअल में होता 10 घंटे है, क्योंकि लाइब्रेरी का हम लोग का ड्यूरेशन 10-12 घंटे का है, पर हम लोग पढ़ते वही हैं जो 6-7 घंटे की है। क्योंकि किसी से बात कर लिया 1 घंटा तो बात में निकल गया, घूमने निकल गया, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब चीज़ बोला ना। मैं उस बीच में बहुत कुछ किया हूँ, खाना खाने चले गए, हेड डाउन करके सो गए, तो वो सब चीज़ किए। मतलब एक्चुअल जो पढ़ाई होता है, सही जो पढ़ाई होता है, वो 6-7 घंटे का किसी का ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, पेपर के पास आता है तो आदमी वो कर लेता है, तो वो चीज़ उस टाइम था। लेकिन उस टाइम मैंने वो डेडिकेटेड वे में वो 6-7 घंटे हर बार पढ़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाई में लगा रहा। मेरा एक मानना है कि आप कमरे में बंद होके ये सब पढ़ेंगे तो कुछ दिनों बाद मर जाएंगे या तो फांसी लगा लेंगे। कारण ये है, इतना दबाव में नहीं रह सकता इंसान। जब आज बचपन से जब हम दबाव नहीं झेले, अचानक इतना दबाव क्यों झेले? लाइट होके चलिए, जितना चिल होकर रहेंगे उतना वो काम आएगा। जितना आपको डिसीजन, हर चीज़ के जो जैसे डिसीजन लेते हैं, वो भी अगर इस पार्ट में रहते रहते जैसे डिसीजन लेते हैं, आप ढुलमुल स्वभाव के हैं, पेपर में भी ढुलमुल स्वभाव रहेगा। जैसे मेरा स्वभाव ना बोलने का है, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँ। मेरे को ब्रह्मा भी आके मना लेगा तो भी नहीं जाता मैं, मेरा ना बोलने, मेरे को जब तक नहीं लगता तब तक नहीं जाता कि मेरे को जाना चाहिए। ये मेरा खुद मेरे अकॉर्डिंग होता है वो, कि मेरे को जाना है, मेरे को घूमना है, मेरे को मूवी देखना है, मैं जाऊँगा। नहीं मन है मैं नहीं जाऊँगा। मतलब दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं तो बता के आएंगे, तो फिर हाँ चलो, अब तो मैं पहले से प्रिपेयर हो जाता हूँ कि हाँ दोस्त आ रहे तो 2 दिन मेरे को बर्बाद करना है, तो उसके हिसाब से मैंने अपना सोच लेता हूँ प्लानिंग। तो वो है, तो हर चीज़ के लिए मतलब अब उस टाइम तो ऐसे था। अब वही डेडिकेटेड में हमने पढ़ाई की है। जैसी जॉब लगा तो 6-6 घंटे, 3 बजे उठ के बढ़िया 9 बजे तक पढ़ते थे, 9:30 बजे ऑफिस निकल जाते थे। वही शाम को आओ, 1-8 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सो जाओ 8:30-9 बजे तक, फिर 3 बजे उठ जाओ। ये प्रक्रिया डेली का था तो उस टाइम। लेकिन वो आसान इसलिए था मेरे लिए क्योंकि मैंने इधर मेहनत किया था। बस इधर का मेहनत काम अभी भी आता है, पर शायद उस सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाए थे, इसलिए उस टाइम नहीं लगा। लेकिन इधर जो उस मेहनत का फल था कि हमको कम मेहनत करना पड़ा, बस अप्रोच में सुधार किए तो हो गया। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जब वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं? क्योंकि आप बहुत समय से लाइब्रेरी में पढ़े हैं, आपके साथ में ही कई लोग आज तक नहीं निकाल पाए होंगे, या आप छोड़ भी दिए होंगे, किसी और डायरेक्शन में चले गए होंगे। क्या गलतियां करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए एक स्टूडेंट को? मतलब चूँकि मैंने इतना मतलब गलतियाँ खुद तो महसूस नहीं है, क्योंकि मैं वैसा प्रकृति मेरा है नहीं, पर मैं बता सकता हूँ कुछ तो देखा हूँ, जो अनुभव किया हूँ वहाँ जाके। पहली चीज़ ना सर, वहाँ जाके कुछ ग्रुप बनता है, अच्छी बात है, पढ़ाई का ग्रुप बनता है, लेकिन अननेसेसरी ग्रुप बन जाता है। मैंने जब सेंट्रल लाइब्रेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया था कपल स्पॉट पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया था मैं। आए दिन कोई पहुंच जाता था, कपल लोग देखने आ रहे, घूम रहे, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर वहाँ के आदमी अब एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, फैशन बन गया है। पढ़ने के उद्देश्य नहीं आते, गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड, यही सब चल रहा है। मैं बहुत बार देखा हूँ, जो कि मुझे सही नहीं लगता। नहीं, ये चीज़ से मना नहीं है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, माइंड। लेकिन जिस टाइम में आपको उस चीज़ से दूर रहना है, उसी टाइम वो सब करोगे तो फिर पढ़ोगे क्या? ये चीज़ तो देखा मैं, ग्रुप हद से ज़्यादा ग्रुप बन जाता है,
इससे भी बात कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, 10 जगह टांग फंसा रहे हैं। 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए बोला जाता है, लेकिन आप तो 10 जगह टांग फंसा, वो चाय पीने जा रहे चलो उसके साथ चल देता हूँ, वो चाय पीने जा रहा है उसके साथ चल देता हूँ। 10 तो ग्रुप। आपको अगर आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए कि इस टाइम मेरे को टाइम पास करना है। मैं खुद डिसाइड करके रखता था, शाम को मैं टाइम पास करने ही निकलता था। दोपहर में खाने का टाइम ही टाइम पास करने का था। खाना खा के आओगे तो फिर थोड़ा तो नींद आता है, तो टाइम पास करने का ही समय है। सुबह सुबह जाओगे, कुछ देर पढ़ोगे, उसके बाद थोड़ा सा सुबह टाइम एकदम वो रहता है, तो कई बार लगता है कि हाँ एक जो करेंट अरेंज जो हैवी सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद लगता है कि थोड़ा सा वो करो, तो निकल के किसी से बात कर लो, पेपर पढ़ लो। तो ये सब टाइम है ना। जब इस टाइम में जब टाइम पास कर ही रहे हो, तो अंदर में जब बैठने के टाइम आप क्यों टाइम पास कर रहे हो, उस टाइम तो पढ़ लो। लेकिन यही बोलो ना कि अब लाइब्रेरी फैशन बन चुका है। जब लाइब्रेरी कम थे तो जेन्युइन लोग पढ़ने जाते थे, अब लाइब्रेरी ऐसा हो गया कि फैशन वाला हो गया है कि घर बता रहा मैं लाइब्रेरी जाता हूँ ऐसा करके। लाइब्रेरी जाता हूँ बस बता रहा है, लाइब्रेरी में क्या करता हूँ नहीं बता रहा है। तो वो अंतर है कि आपको अगर पढ़ना है तो बाकी सब चीज़ें आपको लाइब्रेरी के बाहर करनी होंगी, उसके लिए टाइम डिसाइड करना होगा। अगर शाम को घूमने का है तो घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस टाइम में पढ़ने का टाइम डिसाइड किया उस टाइम में पढ़िए। ज़्यादा ग्रुप मत बनाइए, हद से ज़्यादा ग्रुप मत बनाइए। ग्रुप है भी तो उसको उस टाइम में टाइम दीजिए जो आप डिसाइड किए कि इस टाइम मेरे को पढ़ाई नहीं होता है तो मैं टाइम दे सकता हूँ इन लोग को टाइम। मेरे भी बहुत ग्रुप है, बहुत दोस्त हैं, आप जानते हैं। क्रिकेट में तो 34 लोग पहुंचे थे, एक टीम में 17 खेलते थे हम लोग। सब दोस्त हैं, सबको टाइम दिया हूँ, लेकिन अपने पढ़ने के टाइम में नहीं दिया हूँ। तो टाइम डिसाइड होना चाहिए, ये चीज़ है। वही बाकी तो बता ही दिया, 2-4 कमियाँ तो यही सब है कि पढ़ने के टाइम में वो सब चीज़ करते हैं जो पढ़ने के टाइम नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलतियाँ मुझे दिखती है, और हद से ज़्यादा ग्रुप। इसके साथ भी पढ़ने लग गए, उसके साथ भी बैठ के पढ़ने लग गए, और ज्ञान बघारने का फिर आदत हो जाता है। मेरे को तो पता है, मैं तो ये पढ़ चुका हूँ क्योंकि मैं खुद किया हूँ वो सब चीज़। बाद में पता चला कि ज्ञान बघारना गलत है, तो ये भी एक आदत है। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे ये आदमी अब वही चीज़ ना एक जगह, क्योंकि वही एक तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है कि लड़की आ रही है, लड़के लोग का कि हाँ, तो उसके सामने अगर उसको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ तो मेरा वट बढ़ेगा, शायद वो मेरे से पढ़ जाएंगी, यही सब रहता है। ये है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कैमरे में, यही है, अधिकतर जगह यही होता है। तो वो चीज़ से भाव को पहले हटाना पड़ेगा। ये सब करना भी है तो अपने टाइम अलग करके करो, उस टाइम में मत करो, तो उस टाइम में पढ़ो, ताकि यही से गलतियाँ हैं सर। और 2-4 होंगी, लेकिन मेरे को यही दिखता था, जो मैं एकदम लगातार दिखता था, डेली हर समय यही दिखता था मेरे को। बिल्कुल ये ज़रूरी है, मतलब ये टॉपिक निकालना ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ना जब कोई एक नया स्टूडेंट आता है इस फील्ड में, उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम राइट डायरेक्शन में, हम वही कर रहे हैं जो बाकी लोग भी करते हैं, हम इसके साथ भी निकाल लेंगे। होता क्या है ना, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आप जब किसी नए पर्सन से बात करते हो ना, तो एक अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं करता है। बट आप तो यहाँ पढ़ाई करने आए हो ना, एंड इसके वजह से आपकी ही पढ़ाई नहीं हो रही है, और हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है कि इतने ही टाइम में निकालना है, फिर वो नहीं हो पाता है। वही है ना, मैं हमेशा मतलब मैं बहुत जगह बोला हूँ सर, आज यहाँ भी बोल देता हूँ, जो कि टॉपिक यही छेड़ा गया है कि डिस्ट्रैक्शन की बात आती है, इससे रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन की बात आती है, जनरली आती है। लोग बोलते डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम डिस्ट्रैक्शन, मैं तो बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, जीवन में सबसे बढ़िया डिस्ट्रैक्शन है। बस डिस्ट्रैक्शन का टाइम सही होना चाहिए। जैसे मैं मेंस के टाइम में मैं बता रहा हूँ, मैं पंचायत सीरीज देख रहा था, पंचायत वेब सीरीज, 1 महीना पहले मेंस का एग्जाम, पंचायत का 3रा सीजन उस टाइम आया था एकदम बढ़िया ज्वलंत तरीके से। अब 2 सीजन देख लिए थे, 3रा सीजन देखना बनता है, तो बढ़िया मैं पंचायत सीजन सुबह खाने टाइम देख रहा हूँ, जब बोर लग गया पढ़ाई तो आधा घंटा देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ। शाम, अब मेरे गांव में मेरे मतलब भतीजी है, उनका नाम है प्रिशिता वर्मा, हालांकि हम लोग बेटू बेटू बुलाते हैं उसको। मैं उसको शाम को आधा घंटे खिलाने जाता था, क्योंकि दिन भर पढ़ के माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि मैं को जाना बनता है कि मैं उसको खिलाता था। उस टाइम वो एक समय ऐसा था कि मैं उस टाइम पढ़ाई के बारे में सोचता ही नहीं था। फिर जाता था तो वो पूरा जो दिमाग का जो भार है, एक दिन भर में जो 4-5-7 घंटे जो बैठ के मैं डाला हूँ अपने दिमाग में, वो आधा घंटा उसको खिला के ख़त्म हो जाता था। फिर पढ़ने बैठ जाऊँ। तो अब वो नहीं बोल रहा हूँ कि हर जने के पास प्रिशिता हो, मेरे पास थी, मेरी भतीजी थी, मैं चल देता था। लेकिन कोई ना कोई एक डिस्ट्रैक्शन सबके पास होना चाहिए। जो अच्छी चीज़ अच्छा लगता है वो कर सकते हो, घूमना अच्छा लगता है घूम सकते हो, मूवी देखना अच्छा लगता है मूवी देख सकते हो, बस वही है कि वो हावी नहीं होना चाहिए। मैं बोला ना, मैं पंचायत वेब सीरीज देखा हूँ, लेकिन पढ़ाई उस टाइम भी हो रहा था, पढ़ाई तो उस टाइम भी हो रहा था, लेकिन पंचायत वेब सीरीज तो मैंने देखा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस टाइम पंचायत वेब सीरीज देखा है। उस 3 महीने पहले क्रिमिनल जस्टिस भी देखा है, 2-4 मूवी भी देखा है, सब चीज़ किया हूँ।
लेकिन वो मेरे टाइम में होता था। तो मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, क्योंकि आप लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई इंसान लगातार एक चीज नहीं कर सकता। मतलब बस ये है कि अपने टाइम के हिसाब से आप हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो और उसको अपने को री एनर्जाइज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करो। बिल्कुल, ताकि पढ़ाई फिर उसके बाद जो पढ़ाई होती है ना सर, वो बेहतरीन होता है। बिल्कुल। तो एक टाइम स्लॉट डिस्ट्रैक्शन के लिए भी रखना चाहिए, मतलब डिस्ट्रैक्शन जरूरी है पर उसके लिए समय दो। आप लगातार जब करोगे ना, एक पीक पर पहुंच जाओगे ना, इतना पढ़ लिया करके, फिर पढ़ाई होने नहीं लगेगा। और लेकिन डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा ना, तो शायद फिर से वही ऊर्जा से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट ये बताइए कि जॉब वाले लोगों को कैसे करना चाहिए? आप जॉब में रहते हुए तैयारी किए, तो क्या चैलेंजेस एक जॉब वाला पर्सन फेस करता है और उनको कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए? और ये उन लोगों के लिए भी ना, जो लोग एक बहाना बनाते हैं ना कि सर जॉब में टाइम नहीं मिलता है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? सर देखो, जॉब के साथ कैसे करना है कैसे नहीं करना है सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई रात में पढ़ने वाला आदमी है, कोई दिन में सुबह उठ के पढ़ने वाला इंसान है। तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़, ऑफिस का माहौल भी होना चाहिए। जैसे मेरे ऑफिस वाले बहुत अच्छे थे, मैं अभी बोलता हूँ, मेरे ऑफिस वाले बहुत अच्छे थे कि मेरे को उतना काम का दबाव उतना दिए। काम मैंने किया, ऐसा नहीं किया है, पर काम का दबाव मेरे पास उतना नहीं था कि अगर कोई काम में मैं फंस रहा हूँ तो वो मेरे हेल्प कर देते थे कि इसको ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस ना हो। तो ये चीज़ तो मेरे को ऑफिस से मिला है। तो ये ऑफिस का अधिकारी कर्मचारी कैसे है, ये भी एक फैक्टर है सर, क्योंकि मेरे को अच्छा मिल गया तो जरूरी नहीं सामने वाले को अच्छा मिले। तो दूसरा चीज़, आपका टाइमिंग क्या है पढ़ने का। अब दूसरी चीज़, एक बात ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप दिन भर ऑफिस मतलब काम कर रहे हैं, तो रात को जाएंगे तो दिमाग एग्जॉस्ट रहेगा। आप पढ़ेंगे तो उस भरे हुए दिमाग में नया डाटा कैसे डालेंगे। तो मैं बचपन से ही सुबह उठने वाला इंसान हूँ, मेरे घर में सब सुबह वाले हैं, तो जनरली मेरा नींद खुल जाता था सुबह। और मैं अलार्म लगा के 2-3 बजे उठ जाओ, मैं बस ये माना था कि 6 घंटे 6.5 घंटे का नींद काफ़ी रहता है एक एस्पायरेंट्स के लिए, अगर वो ऐसे जॉब में है। तो ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट को तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि इतना कम नींद लो, वो तो ठीक ठाक नींद ले तो सही है। बट जो जॉब वाले हैं वो 6-6.5 घंटे अगर सो जा रहे हैं, तो उसके बाद जितना समय बचा निकाल सकते हैं उसको निकालना चाहिए। चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे कोई गृहिणी हो, सब चीज़ करने के बाद और 6-6.5 घंटे सोने के बाद 3-4 घंटे निकाल। मैंने 3 बजे उठ के पढ़ाई की, क्योंकि वो 3 बजे उठना मेरे लिए मुनासिब था, या मैं कर सकता था। मैं हर जने को नहीं बोलूँगा कि 3 बजे उठे, मैं इसलिए कर पाता क्योंकि बचपन से कर रहा हूँ, मेरे लिए पूरी प्रैक्टिस है, सिद्धस्त हूँ मैं अपने गांव में जाऊँगा ना, मैं शहर में रहूँगा तो बात लगेगी, हाँ टाइम क्लॉक बिगड़ जाता है, बट मैं अपने गांव में जाऊँगा 8 बजे होता है अंधेरा, 7:30 बजे तो सब घर में आ जाते हैं, 8 बजे घूप अंधेरा, घर का एक आध जन का लाइट, एक आध घर लोग का सामने का लाइट जल रहा है, सुनसान पूरा एरिया, शांत माहौल। ऐसे में नींद नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो मेरे को और आदत बना ली 8:30 बजे सोने का, 8:30 बजे 9 बजे सो जाते थे। जैसे ही 8:30 बजे 9 बजे नींद पड़ गया तो 3 बजे उठना लाजमी आसान है बहुत। लेकिन वही जो आदमी रात को पढ़ने का आदी है, उसको उस हिसाब से अपना माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा कि कैसे वो कर सकता है कि हाँ मैं 3 बजे तो नहीं 5 बजे उठ सकता हूँ। तो वो सब्जेक्ट जो ईजी है उसको शाम टाइम में कर ले, जिसको रटने में उतना मेहनत न करे, ताकि ऑफिस में जो भरा दिमाग है उसमें भी उसको पढ़ा जा सके, वैसा सब्जेक्ट उठाओ। सुबह टाइम एकदम उठ के जो फ्रेश माइंड में 1-2 घंटे वो कर लो, तो आपको दिन का कम से कम 4 से 5 घंटा इनफ रहता है। हाँ, बशर्ते होती है कि उससे पहले आपने ठीक ठाक मात्रा में पढ़ाई की है कि नहीं की है। अगर नहीं भी किया तो भी किया जा सकता है, समय थोड़ा लग सकता है, इसकी गारंटी मैं तो ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लगेगा, बट समय थोड़ा लग सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और आदमी कोई भी हो एक बार में रटाता नहीं है, कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उसमें जो है वो क्या मुखाग्र हो जाता है वो कि हाँ इसका ये चैप्टर में ये हो सकता है, इस पन्ने में ये डाटा हो सकता है, ये चीज़ आता है, तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आदमी रटने के लिए ट्रिक आजमा सकता है, जैसे यूट्यूब में वीडियो मिल जाते हैं फोकट के, ट्रिक कैसे हैं, इसको कैसे रटें, इसको कैसे रटें। अगर और समय कम करना है तो ये सब भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है, मतलब मेरे को जो समझ आता है। मेरे लिए जो 3 बजे वाला स्लॉट काम है, कोई रात वाला पर्सन है तो वो ये ऐसा स्लॉट बना सकता है। जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है जॉब के साथ, वो जॉब में करते करते मतलब पढ़े सब सब्जेक्ट को, लेकिन साथ में एक आध यूट्यूब वीडियो चला ले, जिसमें जो टफ जो पोर्शन है उसको रटने का तरीका बता दे, या उसको सुन के रटा जाए, ऐसा कर सकता है। तो जल्दी करने के लिए आप जो विषाम दंड भेद वाला हिसाब है, आपको जल्दी खत्म करना है, निकालना है, उसके लिए जैसा आपको तरीका सही लगता है उसके हिसाब से बना लें। तो ये मेरा तरीका था कि मैं जनरली 3 बजे उठता था, लेकिन बाकी जो अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यक्तित्व के हिसाब से अपने लिए अपना टाइम टेबल सेट कर सकता है, टाइम निकाला जा सकता है। क्योंकि मैं डेली 110 किलोमीटर ट्रैवल किया हूँ, क्योंकि मेरा घर से ऑफिस 55 किलोमीटर था, 110 किलोमीटर ट्रैवल किया हूँ मैं। हमारा ऑफिस 10:30 था, मेरे ऑफिस से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, 10-15 मिनट का मेरा रिलैक्सेशन था। तो वो 10-15 मिनट में नहाने धोने मतलब थोड़ा बहुत आधा घंटा वो बन जाता था, तो मैं बच जाता था, मतलब टाइम पे पहुँच जाता था मैं। 10-5 मिनट का वो
वो मेरा रिलैक्सेशन था जिससे मैं बच जाता था। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता था, कुछ समय में टाइम पे ही पहुंचता था, कभी कभी लेट भी होते थे, तो ये चलता था। बट फिर से वही 6 बजे तक तो मेरे को ऑफिस में बैठना ही है। 7 साढ़े 7 घंटे की जॉब तो करनी है। ऑफिस चाहे ऑफिस में जॉब करो या मत करो, कुछ काम, कई दिन तो काम रहता है, कई दिन काम नहीं रहता, कई दिन बिल ले रहे हैं, कोई आ रहा है बिल ले रहे हैं, 10 लोग से डील कर रहे हैं, उस दिन तो कंधा जाएंगे। कई दिन बैठे हैं, कई दिन रजिस्टर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो बैठे हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन दिन भर का काम तो है। उसके बाद वापस आके, अब उस टाइम मेरे को लगता था कि मैं आके नहीं पढ़ सकता था, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था थोड़ा बहुत, एक आध तो मैथ्स का क्वेश्चन बना लेता था, क्योंकि उस टाइम में मैथ्स मेरे लिए आसान था कि मैथ्स वाला सब्जेक्ट वाला हूँ, तो मैं बना लेता था। फिर वही टाइम जैसे ही आँख बोला कि सो जा भाई, सो जाओ, सुबह उठो, फिर पढ़ने लग जाओ। और उसी हिसाब से मैंने प्लान किया था अपना कि कैसे मेरे को ख़त्म करना है। अब वो 6 घंटे के ड्यूरेशन में मैं किसको कैसा दूंगा, वो मेरे हिसाब से प्लान था, और वो वैसे ही चलता था मेरा साल भर। हालांकि मैं प्लान को कभी रिजिड नहीं करता था, वो हमेशा क्या बोलते संतुलन के भाव में रहता था कि अगर कभी इधर मन नहीं कर रहा तो कंटिन्यूटी मेंटेन था, वो रेगुलरली पढ़ना ही है। बिल्कुल, समय मतलब निकाला जा सकता है, मेरा कहना यही है। बस वही कि इधर कम तो उधर ज़्यादा, उधर कम तो इधर ज़्यादा। बिल्कुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो सारे स्टूडेंट्स अभी अब जानना चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए कैसे स्टार्ट करें। अब एकदम राइट टाइम है, लोगों को अब लग रहा है कि अगले साल के लिए अच्छा प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस साल का बिगड़ गया है या इस साल मोटिवेट हो चुके हैं कि करना है, तो कैसे शुरू करना चाहिए? 2 तरीके से मैं बताऊं सर, क्योंकि एक वो होगा जो पहली बार प्रीलिम्स दिलाने जाएगा या पहली बार स्टार्ट कर रहा होगा, तो उसके लिए पहले करते हैं। और जो फेल हुआ इस बार, या जो लग रहा है जो फेल हो जाएगा, उसके लिए सेकंड राउंड में करेंगे। तो पहला राउंड ये है कि जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, मैं बोलूँगा कि एक बार प्रीवियस ईयर जो सिलेबस है उसको, तो वो तो वैसे भी प्री का उतना खास कुछ सिलेबस मेंशन नहीं है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से अपने एक दायरा सेट कर लो। ज़्यादा मतलब भारी भरकम चीज़ मत उठाओ। मैं एक जो स्टूडेंट मीट था उसमें भी मैंने बोला था कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। तो थोड़ा कम लो, लाइट लो, फंडामेंटल्स ठीक करो, ढंग से पढ़ लो, साल भर कम लगाओ, 1 साल तो लगाना चाहिए। मतलब जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, और भूगोल हो गया, मतलब भारतीय इंडियन जियोग्राफी हो गया, और साइंस वाइंस थोड़ा बहुत अगर हो सके तो वो, तो साइंस को वहाँ इतना जो है वो, अगर साइंस नहीं भी करोगे चलेगा, ईवीएस से भी काम बन जाता है जनरली। साइंस का क्वेश्चन अगर टफ आता तो बनता भी नहीं है। तो ये इतना आप एक बार मतलब बेसिक नॉलेज रख लो, एक बार बेसिक नॉलेज इतना रख लो, फिर उसके बाद आप मेंस के सिलेबस में जाओ, अब उसका मतलब 7 पेपर का गठरी, उसमें भी वही बोलूँगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। तो उसमें भी वो मेंस का जो गठरी है बढ़िया बनाओ, 7 पेपर का। वो पेपर क्या है, वो जो गठरी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें सुधार की प्रक्रिया, गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। हर बार आपको उसमें देखना है कि हाँ लग रहा है कि इसमें सुधार किया जाता है। आप सुधार आपके लिए हो सकता है कि कुछ नोट्स को तो पूरा ही चेंज करना पड़ जाएगा, बनाना पड़ जाएगा अगर नोट्स बनाए हैं तो। जैसे मेरे दर्शन का भी पिछले बार मेरा दर्शन खराब गया है, और मेरा दर्शन कुछ मतलब अच्छा से नहीं बना था, तो मैं 4 महीने के गैप में मैंने एक दर्शन का फिर से नोट्स बनाया अपना, क्योंकि मेरे को लगा कि वो उतना अच्छा था नहीं, तो मैंने फिर से सोर्स ढूंढा और ढंग से नोट्स बनाया। तो वही चीज़, सुधार की रिजिड नहीं होना है, कुछ ना कुछ सुधार उसमें करते रहना है। पेपर चिपका सकते हैं, या वो जो स्टिकर आता है, स्टिकी नोट्स आता है, वो चिपका सकते हैं, तो वो आपका तरीका है, वो आप जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो 7 पेपर का गठरी हो जाएगा ना, चाहे बुक्स रहे चाहे नोट्स रहे, वो आपका ही, मैं बोल रहा हूँ कि इसका नोट बनाना पड़ेगा जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि उसका नोट बनाऊंगा तभी आपको फायदा होगा, ये आपका है, आपका व्यक्तिगत मैटर है। मैं उसमें कोई जवाब ही नहीं दूंगा कि आपको इसमें नोट बनाना पड़ेगा। आपको लगता है बनाना है तो बनाइए, आपको लगता है ये बुक काफ़ी है, इसको जल्दी रिवाइज में कर सकता हूँ, पेपर 4 एक दिन बचा रहेगा, सुबह एग्जाम है, 2 पेपर का 6 पेपर रिवाइज करना है, तो उसमें मैं इसको रिवाइज कर लूँगा। ये आपका खुद का मेहनत है, आपको लग रहा है कि कर सकता हूँ तो बिल्कुल उनमें मत बनाइए, आपको लग रहा है नहीं हो सकता तो मत बनाइए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बार जब प्री का जब नॉलेज हो जाता है ना, प्री वाला, तब वो मेंस पढ़ना आसान हो जाता है सर, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो डायरेक्ट मेंस का सिलेबस पकड़ोगे तो दिक्कत होगा। एक बार प्री पढ़ लिए, बेसिक नॉलेज कर लिए, फिर मेंस पकड़े, एक बार मेंस का बेसिक नॉलेज कर लिए, नोट 7 पेपर गठरी हो गया, एक बार तैयार हो गया, एक बार ढंग से रट लिए, ढंग से रटना मतलब रट लिए, एक बार गो थ्रू कर लिए, ढंग ठीक ठाक मात्रा में पढ़ लिए। उसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर ऐसा हो, ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं, आपका 7 पेपर का गठरी तैयार है, रिजिड नहीं है ना, उसमें सुधार की गुंजाइश अभी भी है, आपको लगेगा, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वही बात है कि अगर एक बार आप इस जीएस से और इस जीएस से शुरू कर दिए, तो उसके बाद आपको करंट से जुड़ना पड़ेगा, बजट से जुड़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ना पड़ेगा। ये एक राउंड जो हो जाए उसके बाद
प्री का एक राउंड, मेंस का 7 पेपर का रेडी हो जाएगा, एक राउंड वो हो गया। तो हालांकि वो तो नोट बनाते बनाते भी एक राउंड हो जाता है, लेकिन जनरली एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वहाँ समझ आते हैं वो यहाँ समझ आ जाते हैं, तो वो आसान रहता है। तो ये हो गया, एक राउंड हो जाता है ना, तो आप एकदम तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आपको करंट, न्यूज़पेपर, तब इसमें घुसना चाहिए। पहले दिन से करंट जाओगे तो फिर उसमें लिख गया मौद्रिक नीति, आपको पता ही नहीं है मौद्रिक नीति, उसको पढ़ोगे तो याद कैसे होगा। तो एक बार ये सब चीज़ से घुसर जाओ, फिर पेपर में जो चीज़ पढ़ोगे ना वो समझ आता है। कोई आर्टिकल सुन लिए, द हिंदू आर्टिकल सुन लिए, या कोई करंट देख लिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिए कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको राजकोषीय घाटा रटना है, कर राजस्व रटना है, प्राथमिक घाटा रटना है। लेकिन प्राथमिक घाटा होता क्या है, ये तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी समझ आएगा ना सर। और जब वो समझ आएगा तो समझ आएगा कि हाँ, राजकोषीय घाटा से हमेशा कम रहेगा प्राथमिक घाटा। ये कॉन्सेप्ट है कि राजकोषीय घाटा में कुछ वो घटता है तभी प्राथमिक घाटा आता है। ये एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो हमेशा कम रहेगा। ये बेसिक नॉलेज तो आ गया। अब अगर पेपर में 4 ऑप्शन आ गए कि ये राजकोषीय, आपको पता है राजकोषीय घाटा क्या है, ये अब उससे ज्यादा दिखा तो 2 ऑप्शन, अगर उससे ज्यादा दिखा तो आप तो एलिमिनेट कर दोगे ना। तो 2 ऑप्शन बचा आपके पास, उसमें से आपको खेलना है, तो एक तरीका है ना। तो ये एक बार मेंस कर लिए, एक बार हो गया, करंट वरेंट से बढ़िया जुड़िए, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए मेंस का। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बीच में प्री छोड़िए, आप साइड में आप टाइम सेट बना के साइमल्टेनियसली जो है प्री को पढ़ते रहिए। ये मेरा स्ट्रेटजी होगा न्यू बॉर्न के लिए। एब्सोल्यूट नहीं है सर, मैं हमेशा बोलता हूँ एब्सोल्यूट नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आदमी उसमें ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत लगभग यही एक पैटर्न है, क्या बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपका व्यक्तिगत चॉइस है। किसका नोट बनाना है, किसका नहीं बनाना, वो व्यक्तिगत चॉइस है। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पे, जो इस बार फेल हुआ है, हर एक आध बार प्री दिला चुका है, उसको क्या बोलते हैं, जीएस मतलब कि इंडियन जीएस, और जो प्री का जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक नॉलेज है। उसमें मैं बोलूँगा, अगर अभी आप निकले हैं, आज मिल रहे हैं, मतलब 4 दिन हुआ एग्ज़ाम, आज लगभग 12 तारीख है, 9 तारीख को एग्ज़ाम था, 3 दिन हुआ है। ये वीडियो डालने में लगभग 2-4 दिन और लग जाएंगे, तो हफ्ते भर का 2-3 दिन मान के चलो, एडिट वेडिट करके, तो हफ्ता से 12 दिन, हफ्ता से 10 दिन आदमी उस घायल शेर की तरह होता है, उसको अपना हर जो जख्म है वो याद आते रहता है। तो ये एकदम बहुत बेहतरीन टाइम होता है, गोल्डन टाइम बोलता हूँ मैं इसको। इस टाइम आपको जो पेपर निकालो वो पूरा दिमाग में रहेगा, एक एक क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ाओ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या आ रहा था, उसको एक नोट, एक कॉपी लो या एक पेज ही ले लो सर, एक पेज में हो जाता है, उतना 10-12 गलती ज़्यादा नहीं निकलेगा, और 10-12 गलती ही डुबाता है। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, आपको हर चीज़ पता चलेगा। मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, हवाबाजी ज़्यादा मार दिया, जो जिसमें तुक्का नहीं खेलना था उसमें तुक्का नहीं खेला, इसमें बेसिक लॉजिक लग रहा था वो बेसिक लॉजिक नहीं लगा पाया, 10 प्रकार का चीज़, जितना गलती मिलता है। मैं ये इजी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग कर दिया, टफ क्वेश्चन में इजी सोच के मार दिया, ये बहुत सारे गलतियां हैं, ठीक है ना। तो वो निकलेगा। जैसे मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ता था, क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, पेन का यूज़ नहीं करता था, क्वेश्चन में पेन नहीं चलाता था, नहीं में गोला नहीं मारता था, सत्य में गोला नहीं मारता था, असत्य में गोला नहीं मारता था पहले। अब मैं उसको, क्योंकि ये सब नहीं ध्यान दिया था करके मैं गोला मारने लग गया। तो पहले गलती पता चला कि ऊपर क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा, तो गोला मारना शुरू किया, सुधार है। तो एक बार अभी जख्मी हो, अभी 2-4 दिन का समय अभी भी बचा है, सब जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरे को, समय है, अभी जख्मी हो, एक पेपर को उठाओ, पेपर 1 को सामने रखो, एक एक क्वेश्चन गो थ्रू करो, देखो, पूरा एनालिसिस करो कितनी गलतियां हुई हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ सर, 10 से 15 गलती ज़्यादा नहीं निकलेगा। 10 से 15 गलती, 10 से 15 ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। मेरा सिर्फ 2 गलती था, मैं लॉजिकल गेसिंग नहीं करता था, पहला, 4 ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ता था, दूसरा, और क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ता था, तीसरा, जबकि ऑप्शन और क्वेश्चन में ही आ जाता है वो, लेकिन जो 3 गलती बोल देते हैं, 3 ही गलती था। 3 गलती मेरे को 3 साल पीछे किया है। पढ़ा मैं हर बार बराबर हूँ, सिर्फ 3 गलती मेरे को 3 साल पीछे किया है। वो कब पता चला, जब मैं 2022 का एग्जाम 2023 में दिला रहा था, तो तीन ठो कमी निकाला हूँ अपना, जख्मी था बस, वो 3 क्वेश्चन ही बस किया है। उस टाइम जख्मी था, अच्छा खासा अपनी गलतियां निकाल लिया। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, अप्रोच, एक गलती और बोल सकते हैं, मेरा अप्रोच सही नहीं था, हालांकि वही अप्रोच इसी में आ जाता है, लेकिन एक गलती, चार ही गलती निकाल लेते हैं ना, 4 गलती बहुत ज़्यादा थोड़ी है। अप्रोच सुधारना था बस, तो 4 गलती बस, 4 गलती 3 साल, मात्र 4 गलती। तो अभी जख्मी शेर बता, 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ सर मैं, 5, 6, 7 निकाल लिए बहुत बड़ी बात है।
एक अप्रोच निकालेंगे, अप्रोच के अंदर बहुत गलतियां आ जाती हैं, तो वो अप्रोच ही है, अप्रोच सुधारोगे तो सारी गलती एक बार में सुधरती है। कि भाई मैं क्वेश्चन मतलब अप्रोच क्या है कि मैं मतलब इजी क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करूंगा, पहले राउंड में सॉल्व करूंगा, आधा आधा समस्या तो ही सॉल्व हो गया। कि जो इजी क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा सोचे, ओवर थिंकिंग खत्म, ओवर थिंकिंग की समस्या खत्म। भाई इजी क्वेश्चन में क्यों ओवर थिंक करेंगे जबकि तो पता है ईजी है। 50% में ज़्यादा सोचना, इसमें सोचना है तो वहाँ सोचना है, अब जिसमें सोचना है उसमें सोचेंगे, नहीं सोचना है उसमें नहीं सोचेंगे। 2 गलती तो ये साफ हो गया, सिर्फ अप्रोच में चेंज करना है। तो अप्रोच 1 गलती हुआ, 3 गलती में जो अपना बताया, 3 साल बर्बाद कर दिया। तो अभी जख्मी शेर हैं वो सुधारिए, वो सुधर गया, वो मतलब पता चल गया तो साल भर एक टाइम ड्यूरेशन सेट कीजिए कि इन गलतियों को मैं सुधारूंगा। प्री पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसे सुधारिए। अगर मैं बोलूँगा कि अभी से अपना 7 पेपर का, जिसका बना है उसके लिए कोई बात नहीं, जिसका नहीं बना है 7 पेपर का गठरी बनाओ, और जिसका नहीं बना है या जिसका बन गया है तो 7 पेपर को एक बार फिर से गो थ्रू करो। लेकिन आप करेंट भी पढ़ो, आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ो, इंडियन बजट भी पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा वो 700-800 पेज का बुक पढ़ना है। वो यूट्यूब में कोई 30-40 मिनट का वीडियो डाल देता है ना, उसमें मेन पॉइंट कवर कर देता है, उतना ही काफ़ी रहता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा नहीं करना, बोल रहा मतलब एकदम भारी चीज़ नहीं है, एकदम ईजी है। आधा घंटा 40-45 मिनट का वीडियो रहता है सर, उतना ही पढ़ ले काफ़ी है। तो ये डेली करेंट तो करना पड़ेगा, वो डेली कर लो। ये हो गया, इस बीच में आप पढ़ लिए, करेंट कर लिए, सब चीज़ें। जुलाई जैसे आए टेस्ट रिज्वाइन कर लो, साथ साथ प्री को एक टाइम देते रहो, मेंस का पढ़ते रहो। कोशिश करो कि एक दिन पहले पेपर है आज, तो एक दिन पहले मैं जितना पूछा, जितना क्वेश्चन आने वाला है, जितना पोर्शन आने वाला है, उसको एक दिन में रिवाइज कर लूँ, ये मेंस में काम आएगा। अभी अगर ऐसा कर लोगे तो ये हैबिट हो जाएगा, तो मेंस में काम। मैंने 3 तारीख से 23 तारीख के बीच में मेंस का पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि मैंने 2 बार पहले 10 का उसको कम से कम 40 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ टेस्ट सीरीज में, कि मैं पेपर के टेस्ट है तो एक दिन पहले मैं रट लेता था, एक दिन में पहले पूरा पढ़ ले रहा हूँ, खत्म कर ले रहा हूँ, कुछ छूटता था ऐसा नहीं है, बट वो प्रैक्टिस धीरे धीरे आ गया था। तो वो चीज़ कीजिए, ये सब चीज़ हाथ आजमाइए, ये सब चीज़ उस टेस्ट दीजिए, जब नवंबर तक पूरे कंप्लीट कीजिए, नवंबर खत्म हुआ फिर प्री में लग जाइए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेंस पढ़ना है, आपको प्री के साथ जाना है। बस वही है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है मेंस और प्री के, उसको आप कॉमन की तरह पढ़िए। अलग अलग प्री के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, वैसा मत कीजिए। उसमें थोड़ा एफर्ट कम हो जाएगा, कुछ मात्रा कम हो जाएगा। जैसे पॉलिटी में इधर 50 नंबर का है तो उसमें ज़्यादा पूछता है तो अच्छा खासा पढ़ लीजिए, तो इधर का अलग पढ़ सकते हैं, इधर का पॉलिटी अलग होगा उधर का, लेकिन सीजी हिस्ट्री लगभग सेम रहता है, तो वो उसको उसी में पढ़ लीजिए, प्री के हिसाब से ही पढ़ लीजिए, वो काम ही आ जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं तरीका। ये तरीका मैंने अपनाया है, मेरा 1 साल का अप्रोच था। 3 साल का, कई लोग बोलते हैं कि 3 महीने में कैसे करें, कैसे, कुछ लोग यहाँ भी होंगे 3 महीने में करें, उसके लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, ये सीधा बोलता हूँ, मैं सही इंसान नहीं हूँ। उसके लिए 2 इंसान जो मैं जानता हूँ, एक स्वर्णिम शुक्ला, एक कामेश कश्यप, 3 महीने में कैसे निकालते हैं बिना सिलेबस जाने, जिनको पहले पता नहीं था कि CGPSC का सिलेबस क्या है, उन्होंने 3 महीने में निकाला है। सबसे बेहतरीन इंसान वो 3 महीने में क्या करना है, अगर कुछ होंगे ऑब्वियस होंगे जिनको 3 महीने में निकालना है, उनके लिए उनसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं होगा, वो बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कहीं, अगर हम उन तक आप अगर उन तक पहुंच गए तो वो लोग बताएंगे भी, इतने सिंपल हैं वो लोग, बता देंगे। तो ये है। अब बोलोगे 3 महीने में कैसे करें सर, तो उसके लिए मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मैंने 3 महीने में किया ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ। स्वर्णिम जी से हम मिले हैं, बहुत हम्बल पर्सन और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। हाँ, वही है ना। और दूसरे कामेश जी से तो बात नहीं हुई है, बट उनसे जल्दी कांटेक्ट करें। कामेश अभी इस बार 30वां रैंक लाया है, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारिता, 2-3 बार सेलेक्ट हो चुके हैं, ये तीसरी बार है उनका। तो वो ये दोनों बहुत बेहतरीन है। 3 महीने में कैसे निकाले, अब वो उनके पास पहले से नॉलेज था क्या है। तो ये जनरली ये मतलब 2 लोग के लिए बता दिया सर। एक तो वो कि जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, एक वो जिसका इस बार बिगड़ा है, जिससे मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है ना, जो बताया ना 3-4 गलतियां बस। और एक तीसरा व्यक्ति जो निकाल रहा है इस बार, लेकिन उसको मेंस के बारे में कुछ अच्छा आइडिया नहीं, क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस असमंजस में है। तो उसके लिए 2 व्यक्ति का मैंने नाम ले दिया है, उनसे कांटेक्ट करके, उनसे आप जैसे भी बन सके आप तरीके से, या टेलीग्राम वगैरह उनका चैनल अगर है तो पता कीजिए। मुझे तो ध्यान नहीं है, मैं तो फ़ोन नंबर में, लेकिन क्या है, उनसे बिना पूछे मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा,
तो नहीं, वो हमारे कांटेक्ट में है। हाँ, आप उनसे बात कर अपने एंड से जितना हो हाँ, सके वो कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। अगर आप लोग का ये काम ही है तो आप लोग को करना ज़्यादा उचित रहता है, मेरे को लगता है। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सारे स्टूडेंट्स के मन में कि सर प्री करें कि मेंस करें, कि प्री और मेंस दोनों एक साथ करना चाहिए, आपका इसमें क्या टेक है? मतलब वही जो थोड़ी देर पहले बताया हूँ सर, उसी का एक एसेंस है कि जो कभी CGPSC में आया ही नहीं है उसको तो एक बार प्री का जो है वो सिलेबस देखना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं रटने नहीं बोल रहा हूँ, एक ओवरव्यू तो, एक ढांचा तो बने, तो मेंस पढ़ने में आसान होगा। 24 सब्जेक्ट रटने में या पढ़ने में, दिमाग में बसाने में आसान होगा जब इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। नहीं पढ़ा, जो पहली बार आ रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ। जो दूसरी बार आ रहा है उसमें तो आपको थोड़ी देर पर यही बात बोला ना कि भाई कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, कुछ चीज़ें इसमें अब इसमें पॉलिटी 50 नंबर है तो लक्ष्मीकांत पढ़ना मुझे वाजिब नहीं लगता। अगर मेंस में 50 नंबर का है, उसमें भी 25 नंबर किसका है, लोक प्रशासन का है, उसमें मैं लक्ष्मीकांत पढ़ के जाऊंगा तो मैं तो उसी को पढ़ते 3 महीना गुजार दूंगा, तो मेंस कहाँ से निकलेगा एग्जाम। एक बोलते ना, न्याय सबके साथ करना रहता है। हर एग्जाम, हर पेपर के, हर एक पार्ट के, हर एक उस पोर्शन से न्याय करना, जितना वो मांग करता है उतना ही न्याय करना रहता है। इसीलिए गाइडेंस की जरूरत होती है। हाँ, इसीलिए, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में सिंपल डायरेक्ट कोई लिख के बोल दिया रहता है इंडियन पॉलिटी करना है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है। कोई नया स्टूडेंट आया है, 3 महीना तो वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है ना, मतलब सिंपल सी बात है। इसलिए लोगों को पहले आप जैसे लोग हैं कि गाइड कर दे रहे हैं, कि बता दे रहे हैं भाई इसमें इतना पोर्शन है, इसमें इतना पोर्शन है। अगर आपको पहले से पता ही नहीं है तो कैसे रिजल्ट लेके आओगे? वही बोलो ना कि देखो, अगर मैं प्री के लिए बोलूँ तो आप लक्ष्मीकांत उठाइए, इजी बुक है वो, समझ आएगा, ऐसा नहीं है। नहीं था तो यूट्यूब में 1000 लोग हैं सर। मैं बोला ना, मैं कैसे कर रहा था, ईयरफोन में लगा के मैं एक क्लास खत्म कर देता था। 1-1.5 घंटे का सफर है, एक ईयरफोन लगाओ, एक क्लास चलाओ, खत्म। मैंने वैसे ही खत्म किया है। वो तरीका है, यूट्यूब में बहुत तरीके हैं, खत्म किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। लेकिन वही है ना कि आपको पता होना चाहिए मेंस में किस सब्जेक्ट में कितना मेहनत करना है। मैं लैंग्वेज रोज पढ़ता हूँ, लैंग्वेज में मार्क्स आते हैं। न्याय सबके साथ उसकी मांग के अनुसार करनी होगी। बिल्कुल, वो पेपर जितना मांग करते हैं उतना न्याय करो, उससे ज्यादा न्याय मत करो, ठीक है ना। और वही चीज है जो प्री की बात कर रहे हैं, तो वही है भाई, जो प्री में जितने मांग करता है, जिसको जो पेपर, जैसे पॉलिटी मांग करता है, लक्ष्मीकांत की मांग करता है वो, तो आपको न्याय करना पड़ेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट जितना मांग करता है प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से तो अलग है। अब बोले कि एक साथ कंबाइन कैसे पढ़ें, तो वही बताया ना कि कुछ सब्जेक्ट जैसे इंडियन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री आप प्री वाला भी पढ़ लेंगे तो मेंस के लिए काफ़ी है। जब मेंस पढ़ रहे हैं तो प्री का बहुत सारी चीज़ याद, एकदम क्या प्री में कुछ ज़्यादा फैक्ट रखना पड़ता है, तो मेंस का पढ़ रहे हैं तो आपका रिवाइज हो रहा है, बस 2-3 महीने में है, वही जो फैक्ट जो भूल रहे हैं वही याद होगा। जो आप इस साल भर भी करेंगे तो भी वो 3 महीने में भूल ही जाएंगे, तो उसी टाइम एक बार करना ही पड़ेगा। तो उसको इस टाइम मत कीजिए, वो 3 महीने में कीजिए। लेकिन बेसिक जो स्टोरी चल रहा है, स्टोरी लाइन चल रहा है, इस बात के बाद ये घटना घटा है, वो तो मेंस के लिए इनफ रहता है। उसमें डाटा याद करना पड़ेगा, ना ज़्यादा कुछ याद करना पड़ेगा। तो आप उस मेंस की हिस्ट्री पढ़ें, उसमें काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स जो है वो सब पूरा मेंस है, मेंस का जो कॉन्सेप्ट वही प्री में आ रहा है क्वेश्चन। पिछले बार 2023 का एग्जाम जिसमें 5 आया था पूरा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, 5 सही करके आया मैं, क्योंकि मेरा मेंस सही था, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था। तो वो चीज़ अलग से थोड़ी पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स को, EVS है, लगभग हर चीज़ इसमें कवर कर दे रहा है। कुछ जो संस्था या जो भी सम्मेलन है वही बस देखना पड़ता है, तो वही देखो ना भाई, बाकी सब चीज़ तो इसमें प्रदूषण हो जा रहा है, जिम्मेदारी हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी मेंस में हो जा रहा है, उसको अलग से क्यों देखना। तो जो चीज़ जरूरी है उधर, जो 5 जो स्टार्टिंग में बताया मैं 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए, EVS हो गया और बाकी जो 4 है, और इधर का CGS, उसमें जो चीज़ लग रहा है कि मेंस से कवर हो जाता है उसको मत पीढ़िए, बाकी कीजिए, बस इतना ही है एसेंस। सर थोड़ा सा ये बताइए कि प्री का हम लोगों ने कवर कर लिया, मेंस का भी थोड़ा सा देख लिए, इंटरव्यू के लिए कैसे करना चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने दूसरों से क्या सीखा और आपके कैसे मार्क्स थे? सर मतलब बहुत लोग से मतलब उस टाइम की एक कवर करते हैं अपना जो बेसिक सब्जेक्ट है इंटरव्यू में, जैसे बेसिक सब्जेक्ट है वो कवर कर सकते हैं, या जो अपना मतलब कॉलेज में जो किए थे वो कर लो, थोड़ा अपने एरिया के बारे में जान लो, और थोड़ा जो करंट चल रहा है उसके बारे में अवेयर रह लो, ये पूछा जाता है। लेकिन जनरली इंटरव्यू आपके हिसाब से नहीं चलता, आप कितना भी पढ़ लो आपके हिसाब से इंटरव्यू नहीं चलेगा, वो उनके हिसाब से चलेगा। उनको जो पूछना है वो अपने मन में पूछेगा, उनके हिसाब से पूछेगा। मेरे को क्या पूछा गया, हालांकि रिलेटेड था कि पहले प्रशासक के बारे में पूछा, फिर राजनेता के बारे में पूछा गया मेरे को, उसको राजनेता और प्रशासक के गुण पूछे गए।
राजनेता और प्रशासक, ऐसे कौन प्रशासक हैं जो राजनेता बने, तो फिर मैंने ओपी चौधरी सर का नाम लिया और जितने भी मतलब उस टाइम जैसे अजीत जोगी हैं, ये सब के बारे में। अब वहाँ से फिर क्वेश्चन उठपटांग होना शुरू हुआ कि अजीत जोगी कहाँ पदस्थ थे, वो मुझे नहीं पता था क्योंकि वो जनरली इंसान को नहीं पता रहता है, लेकिन उनको पता रहा होगा इसलिए क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि अजीत जोगी का नाम मैंने जिक्र किया इसलिए उन्होंने पूछ दिया, जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो पूछ दिया। लेकिन अब मेरे को थोड़ी पता था कि प्रशासक पूछा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना, मुझे थोड़ी पता रहेगा कि प्रशासक पूछेगा, और प्रशासक पूछा जाएगा, राजनेता पूछा जाएगा, ठीक है, उनके गुण पूछा जाएगा, ये भी मैं समझ जाऊंगा, लेकिन उससे रिलेट करके पूछेगा थोड़ी पता रहेगा, रिलेट कौन प्रशासक राजनेता बने पूछेगा थोड़ी पता रहेगा। तो इंटरव्यू उसके हिसाब से चलता था। मेरा इंटरव्यू ना ज़्यादा अच्छा गया था ना ज़्यादा खराब गया था, और नंबर वही बताता है कि 55 नंबर आया है, मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा खराब है, मॉडरेट था, मॉडरेट नंबर मिला। तो ये है। और कहीं ना कहीं जब लास्ट जब आता है तो वो लोग भी एग्जॉस्ट हो जा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो आप गलती ज़्यादा पकड़वाए थे। शुरू में ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है, जनरली देखा जाता है। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार लास्ट में भी नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसका इंटरव्यू को ना अपने हिसाब से आदमी अपने हिसाब जज कर लेता है कि वैसे मेरा स्टार्टिंग में गया और मेरा नंबर कम आ गया तो मैं बोलूँगा कि शुरू वालों को नंबर नहीं देता है। मैं लास्ट में गया, मेरे को नंबर कम दिए तो मैं बोलूंगा लास्ट वालों को नंबर नहीं मिलता, शुरू वालों को नंबर मिलता है। मैं एनालिसिस करके पूरा फैक्ट रख दूंगा। तो इंटरव्यू उनके हिसाब से चलता है। क्वेश्चन आएंगे, बजट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टाइम रिसेंट में जो घटनाएं चल रही हैं हमास पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये जो बेसिक जो गुण है प्रशासक के गुण, प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रशासनिक संरचना के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लगभग मेरे को जैसे बजट के बारे में क्वेश्चन रहा, छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, शिक्षा के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू इसी जो बेसिक आसपास के जो घटनाएं थे उसी से बेस्ड जुड़ा हुआ था। प्रशासक और जो था वो मेरे स्टैटिक बुक से था, जैसे लोक प्रशासन पढ़ते हैं उससे आया था। बाकी जो थे वो बजट वगैरह वो सब करेंट के टॉपिक थे, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था मुझे। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था क्योंकि उसके जवाब मैंने ढंग से दे नहीं पाए थे, और मेरे हॉबी से जो क्वेश्चन बने वो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। जैसा क्वेश्चन वहाँ से आया उसके लिए मैंने प्रिपेयर करके नहीं रखा, वो गलती मेरी थी। तो अगली बार मैं शायद उससे थोड़ा प्रिपेयर होकर जाऊँगा, ऐसा है। लेकिन जनरली वो क्वेश्चन उनके हिसाब से रहता है, आपके हिसाब से रहता है। आप कुछ भी पढ़ लो, वो क्वेश्चन आप 100 पेज का किताब भी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन है, मतलब 1000 पेज का किताब भी पढ़ लोगे इंटरव्यू से रिलेटेड तो 11वां जो 1001वें पेज से क्वेश्चन आएगा, ऐसा है, जो कि उस बुक में है ही नहीं। तो वो उनके हिसाब से रहता है, वो चलाएंगे, वो पूछेंगे। आपके पास गुण है तो आप चला सकते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन उनके हिसाब से शुरू होता है। अब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वो आपकी तरफ टिल्ट होता है कि नहीं होता, वो गेम वो आपके कला पे है। मेरे वो कला थोड़ी कम थी, मतलब मॉडरेट लेवल पे थी, तो मॉडरेट नंबर मिला। किसी में कला ज़्यादा अच्छी रहती तो वो 55 से 65 से 75 80 तक भी जा सकता था। तो वो शुरुआत उनके हिसाब से होता है, खत्म आप कर पाते नहीं, वो आपके गुण पे ऊपर है। बिल्कुल। कैसा माहौल रहता है, कितने लोग जब आप एंटर करते हैं अंदर रहते हैं? ये जो मतलब बोलने की बात है कि ये होता है वो होता है, ऐसा है, कुछ नहीं होता सर। वहाँ वो लोग चाय नाश्ता खाते रहते हैं। उस दिन मेरे को एक नया शब्द पता चला, ढुरू कोई खाने का चीज़ होता है, आज तक नहीं सुना था। वहीं पता चला कि ढुरू कोई खाने का चीज़ भी होता है। तो वो लोग खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वही नॉर्मल माहौल। वो लोग आपको दबाव तक नहीं, कठिन क्वेश्चन भी हंसते हंसते पूछेंगे वो लोग, जवाब भी मैंने हंसते हंसते दिया है। बस वही है, कोई बहुत गहरा माहौल नहीं रहता। हम डरते हैं, समस्या हम में है, उनको नॉर्मल रहता है। वहाँ का माहौल आपको खाने के लिए नहीं बैठा है, इतना मैं जानता हूँ। आप ऐसा वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे वहाँ कि आपको लगेगा कि वो मेरे खाने बैठा है, लेकिन वो खाने के नहीं बैठा है, उसको नाश्ता करते रहते हैं, कितना ही खाएंगे। तो वो लोग मतलब आपको दबाव में डालने के लिए नहीं बैठा है, वो क्वेश्चन करने के लिए बैठा है, आपके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए बैठा है। आधा घंटा 15 मिनट में जो भी पहचान पाते हैं, जिनको लगता है कि ये इसी नंबर के काबिल है, उन्होंने दे देता है। और जेन्युइन भी रहते हैं, कई मामलों में जेन्युइन रहते हैं कि हाँ आपने गलत। जैसे मुझे पता है कि मेरा जैसे मेरे नंबर 55 है, मेरे को कहीं नहीं अखरा है। अखरता जरूर है क्योंकि मेरे टॉप 10 पे मेंस में मार्क्स टॉप 20 में है, इंटरव्यू में अच्छा मिलता तो, लेकिन वो उन लोग की गलती थोड़ी है, मेरी गलती, क्योंकि मैंने उस तरीके से डील नहीं कर पाया। तो लेकिन उन लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता। तो कैसे एक स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, ये बताइए। इंटरव्यू के लिए जो तैयारी है सर, वो ऐसा होता है कि जनरली ना कोचिंग वाले जो गाइडेंस प्रोग्राम चला देते हैं, जनरली वहाँ तो पता चल ही जाता है। हाँ, वहाँ कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मॉक टेस्ट से आपको, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, वहाँ से अपना जो व्यक्तित्व है कि हाँ मैंने वहाँ क्वेश्चन से डील कैसे कर रहा हूँ पता चला। अब पढ़ना क्या है, तो बेसिक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ लो। जो सब्जेक्ट जैसे कि प्रशासन के बारे में पूछा जाता है, प्रशासनिक संरचना के बारे में पूछा जाता है। प्रशासनिक संरचना हो गया, प्रशासन हो गया, मतलब लोक प्रशासन हो गया, आसपास की घटनाएं हो गई, आपने क्षेत्र में हिस्ट्री जो भी आपके, जैसे मैं खैरागढ़ हूँ तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय की बात हो जाती है। वहाँ जो राजवंश है, नागवंश जो राजवंश था, उसकी बात हो जाती है।
वहाँ एक आंदोलन भी हुआ था, उसकी बात हो जाती है कि कृषि वाला आंदोलन हुआ था वो। तो जितने वो आसपास क्षेत्र हैं, कुछ कुछ पर्यटन क्षेत्र है, उसकी बात हो जाती है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्य मुख्य घटनाएं जो जनरली आप मेंस लीग की इंटरव्यू में आए तो वो तो याद रहेंगी, आप ऐसी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर समय नहीं कर पाएंगे, यही समय लग जा रहा है, तो भी आप अगर, क्योंकि क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक नहीं पूछे, जैसे प्री में पूछ रहे हैं कि उसके घर में कौन आके वहाँ कौन रुका था, कि इसकी बीवी 6 महीने के लिए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बेसिक पूछेगा कि ये क्या है, तो क्यों हुआ था, उसका कारण पूछेगा। वो कारण आपके पास जेन्युइन होना चाहिए कि हाँ इधर कृषि क्यों ज़्यादा होती है, इधर धान क्यों ज़्यादा होता है, कि जेन्युइन यहाँ लाल पीली मिट्टी है, यहाँ पानी गिरता है, तो जो माहौल ऐसा बनता है, जगह मैदान है, तो धान ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ क्या बोलते हैं, इंद्रावती में जो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय 24,000 प्रकार का वो धान उन लोग उगा के रखे हैं, मतलब बना के रखे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमारा जो जलवायु है जो 35 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान रहता है, ये सब चीज़, ये सब जेन्युइन आंसर ना, आपको पता है, इसके लिए रटना थोड़ी पड़ेगा भाई। 35 डिग्री अपन रोज पढ़ रहे हैं पेपर में, ये जेन्युइन भाई 15 से 35 डिग्री, 20 से 35 डिग्री तक तापमान होना चाहिए धान के लिए। 1300 मतलब 100 मिलीमीटर, 150 mm, 200 मतलब cm या mm, जो भी 200 mm या cm वर्षा होनी चाहिए, जो कि होता है हमारे बीच में, 100 से 200 के बीच में जो होता है, सब तो पता है, यही तो बताना है। उसमें वैरायटी की बात होगी तो पता है कि हमारे गाँव तरफ पहले पुराने टाइम में बहुत वैरायटी था, अभी नया नया वैरायटी इजाद किया जा रहा है, ये बताना है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। क्या पर्सनालिटी शुरू से होता है कि बनाना पड़ता है वो आखिरी के समय में, ये आप बताइए, क्योंकि आप ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो आपसे ज़्यादा अच्छा रैंक लाए हैं या ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए होंगे इंटरव्यू में, तो क्या वो शुरू से ऐसी पर्सनालिटी होती है या फिर वो आखिरी के 1-2 सप्ताह में बनाया जा सकता है? तो पर्सनालिटी सर सीधा सीधा बात है, आप जो भी करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हर जगह दिखता है। जैसे हार्ड डिसीजन लेना, उदाहरण के लिए हार्ड, मैं ना मतलब ना, मेरे को पढ़ना है इस टाइम तो मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा डिसीजन है। और जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ, किसी से पूछ लीजिए, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे पूछ लीजिए, वो अपने टाइम में ही आएगा जब उसको आना है। मैं वो अगर कोई दूसरा आ रहा है जो बोलेगा कि तेरा टाइम चाहिए करके, तो मेरे को पहले 2-3 दिन पहले या पहले बता के था कि मैं आ रहा हूँ, तेरे को आना है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहता हूँ, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कभी नहीं जाता। ठीक है, तो ये हार्ड डिसीजन है। ये हार्ड डिसीजन मेरे कहाँ काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ढुलमुल स्वभाव मेंस के क्वेश्चन बनाने में भी ढुलमुल रहेगा, कि ऑप्शन प्री के क्वेश्चन बनाने में कि ऑप्शन ये है, नहीं ये हो सकता है। हार्ड डिसीजन होना चाहिए। तो जैसा आप करते हैं पूरा प्रिपरेशन के दौरान, अब वो सीखता है आदमी धीरे धीरे। पहले हमने क्या पता, पहले मैं ना ही बोलता रहूँगा, धीरे धीरे मेरे समझ आया कि ना बोलना चाहिए, समझ आया ना। पहले नहीं बोलता रहूँगा, पहले मेरे को अपनी कमियां पकड़ने की आदत नहीं था, लेकिन अब समझ आया ना कमियां पकड़नी चाहिए। पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखता था, लेकिन बाद में समझ आया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। तो आदमी सीखता है। तैयारी आपको इतना खटा देगा कि आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। मैं इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा हूँ, या इतनी देर तक लगातार बोल रहा हूँ, क्या बिहाइंड द कैमरा भी हम लोग बात कर रहे हैं और इस कैमरे में भी लगातार बोल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो पता है ना मेरे पास, और आप सुन भी रहे हैं, और उसी तारतम्यता के साथ बात चल रही है, आप सुन रहे हैं। ये सिखाता है, ये प्रिपरेशन सिखाता है। मेरा एक तो कथन है सर, हालांकि बहुत लोग बोलते होंगे, मेरा CGPSC एक जीवन है। अधिकारी भले ना बनाए, एक अच्छा इंसान, एक कायदे का इंसान बना देता है, एक नैतिक इंसान बना देता है, एक सही तरीके से सोचने समझने का इंसान बना देता है। वो तरीका तभी मेरे में, जब मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर था तभी वो तरीका मेरे पास था कि लोगों से व्यवहार कैसे बनाना है। इसलिए मैं वहाँ चल पाया कि कम काम करते हुए, मतलब पढ़ते पढ़ते काम करते करते उनसे मैनेज करके सामंजस्य बैठा पाया। तो ये यहीं से सीखा हूँ, इस तैयारी के दौरान यही तैयारी ही सिखाया है। तो वो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही आपको इतना खटा देगा कि आप सीख जाएंगे। हर एक हार्ड डिसीजन जो लेंगे वो आपके प्री में भी काम आएगा। जितना हार्ड डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन आप लिए रहेंगे, जैसा स्वभाव रहेगा वैसा आपका अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा। कोई क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका रहेगा, कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा, कोई क्वेश्चन लिखने का तरीका रहेगा कि हाँ मैं किस अप्रोच में जाऊँ। आपको अप्रोच, जैसे मेरे को सबका सुनने का आदत है, मैं बोलता जरूर हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा बोलने के लिए एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। तो जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया कि गरीबी के कारण क्या है या महंगाई है, तो अब मैं सिर्फ महंगाई की बुराई नहीं लिखूंगा, उसकी अच्छाई भी लिखूंगा कि इससे विकास भी बढ़ता है, इसके बेरोजगारी भी घटती है, इससे मांग भी बढ़ती है, ये भी लिखूंगा मैं। तो ये चीज़ है ना, अगर मैं दो पक्ष की बात कर रहा हूँ तो जब आंसर लिखूंगा तो भी दो पक्ष की बात लिखूंगा।
एक पक्ष नहीं लिखूंगा और 2 पक्ष का आंसर अच्छा होता है। सही बात बोल रहा हूँ ना? ये पूरा प्रक्रिया ही सिखाता है आपको। प्रक्रिया में जितना अच्छा घुलेंगे उतना अच्छा सीख जाएंगे। वही इंटरव्यू है और कुछ नहीं है। बस उस टाइम कुछ सब्जेक्ट को गो थ्रू करके जाना रहता है। उसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले कर दिया आपसे, बस यही है। इसलिए हम लोग ना जब इंटरव्यू भी लेते हैं ना अपने पर्सनल मेंटरशिप के लिए, हमको ना समझ में आ जाता है कि कौन ना जिसके अंदर पहले से कैपेबिलिटी है कि वो बन सकता है। क्योंकि वो जो एटीट्यूड रहता है ना वो शुरू से रहता है कि आप वो क्विक डिसीजन लेते हो, आप वो हार्ड डिसीजन लेते हो। हम लोग के पास ऐसे लोग हैं ना जो पैसे नहीं होते फिर भी कहीं से भी अरेंज करके लाते हैं कि नहीं मेरे को ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए गाइडेंस ज़रूरी है। और वही चीज़ उनके पढ़ाई पे भी दिखती है कि भाई कैसे भी करके ख़त्म करना है। वही है ना, हर चीज़ जैसे कि मैं सबको बोलता हूँ, इसे कैसे भी करके ख़त्म करना है। मैं सबको बोलता हूँ, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है। बिना प्लानिंग के एक पत्ता नहीं हिलेगा, आप एक पेज नहीं पलटा पाओगे, एक बुक ख़त्म नहीं कर पाओगे। प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग भी रिजिड नहीं होना चाहिए, बट प्लानिंग होना चाहिए। जैसे मैं प्लानिंग बताया थोड़ी देर पहले, प्री वाला ऐसे करे, जो पहली बार वाले ऐसे करे, प्लानिंग है। मेरे को प्लानिंग करने आता है, तो एक अच्छा प्लानर होना चाहिए। एक अच्छा प्लान होगा तो सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा अगर आप अच्छा प्लान करेंगे तो वही प्लानिंग करने का तरीका आपके मेंस में भी दिखेगा कि किस आंसर को पहले लिखना है, इसको कैसे फ्रेम करना है। ये प्लानिंग है। तो ये बोलो ना, हर चीज़ जो आप करते हैं तैयारी के दौरान वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए हमारे जो बेस्ट प्लानर हैं वो हमारे मिहिर सर हैं। गजब की प्लानिंग रहती है उनकी हर चीज़ में। थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि मेंटरशिप का आपके लाइफ में क्या रोल रहा और मिहिर सर ने कैसे आपकी हेल्प किया। उदाहरण के लिए देखिए, तरीके अलग अलग हैं। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि किसी मेंटर्स हैं पर इतने भी बड़े नहीं हैं कि आप उसको बिना आजमाए मान लें। मैं हमेशा बोलूँगा, शायद आपको अगर ख़राब लगे तो उसके लिए सॉरी सर, बट सीधा बात है, मेंटर्स बता सकता है, आजमाना आपको है। अगर वो चीज़ काम नहीं करे तो आप फिर से मेंटर्स को बताइए कि सर ये तरीके मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरा तरीका बताएगा। लेकिन आप आजमाएंगे नहीं और आँख मूंद के जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। पहला चीज, अब जैसे कि मैंने बोला ना 3 साल मैंने बर्बाद किए हैं, 3 साल बर्बाद किए हैं, सिर्फ चार गलतियां मैं गिनाया हूँ प्री का, ठीक है ना। वो गलतियां मैं पकड़ लिया तो मैं प्री के टाइम उतना मैं नॉर्मल, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा नॉलेज में उनसे लेता रहता हूँ। वो गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है स्टार्टिंग में। बाद में जो मेंस टाइम में मैं उनसे लगभग जुड़ा हूँ, गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा ही है वो, कि मैं सर मेरे इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ। जैसे मैंने बताया ना कि हर पेपर के साथ कैसे कैसे न्याय करना है, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनसे भी सीख मिला। क्योंकि वो बोले मेरे को एक बार बोले कि तू छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए 3 बुक क्यों पढ़ रहा है। एक टाइम जब मैं पढ़ता था, वो चीज़ गाइडेंस का हिस्सा है। तो हर सब्जेक्ट में न्याय करने का जो तरीका है, पूरे जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बात अलग है, लेकिन जो इनिशियल जो तरीका है, जो बताया था, जो मेरे को बताया गया था पढ़ने के दौरान, वो मेरे लिए काम आया। बाद में मैंने उसको इलेबोरेट किया अपने हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से। वो समझ मेरे को पहले मिली, इस्तेमाल मैंने बाद में किया। जी, तो गाइडेंस काम आती है, लेकिन हमेशा मैं बोलूँगा एटीट्यूड की बात है, आप लेने के लिए कितना तैयार हैं गाइडेंस। और गाइडेंस ग्रेजुअल प्रक्रिया है। हर गाइडेंस हर समय हर किसी के लिए सही नहीं है। हर बात, हर चीज़ और हर तरीका सबके लिए सही नहीं है। आदमी को आप मेरे को पूछोगे तो मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैंने ऐसे किया है। आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, आपने ट्राई करके देखा, बोला ना बेकार का संदेहवाद, आपने ट्राई करके देखा, आपको लगा कि गलत है, थोड़ा सा नहीं काम कर रहा है मेरे लिए, तो आप मेरे को नहीं बताएंगे तो मैं कहे जानूंगा कि वो आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक जन को बताया कि सर मतलब मैं एक बार में क्वेश्चन लगाता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन पहले बनाया तुरंत टिक लगा, गोला बार भरा, ये मेरा तरीका है, क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन को सीरियस तरीके से पढ़ता हूँ, क्योंकि तुरंत मेरा गोला लगाना है, तो ढुलमुल तरीके से नहीं पढ़ता, तो ये मेरा तरीका है। लेकिन एक जन ने बोला कि सर भाई मैं ऐसा नहीं लगाता हूँ तो मेरे थोड़ा दिक्कत होता है। तब मैं खोजा कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक साथ लगाता हूँ बोलते उसके लिए मैं खोजा। तब मेरे प्रसून सर मिले और सुमित केसरवानी सर वो मिले। सुमित केसरवानी सर कैसे करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका, 5 ठोका, पहले 50 बनाएंगे, 50 से सॉल्व करेंगे, फिर 5 के बल्क में क्वेश्चन को गोला करते हैं। एक वो मिला। प्रसून सर मिले, वो बोलते हैं कि मैं 10 क्वेश्चन पहले बनाऊंगा फिर 10 क्वेश्चन को हल करूंगा। 2 लोग मिले, दोनों को तरीका बताया, वो प्रसून सर वाला अपनाया। एक जने था उसने सुमित गुप्ता वाला अपनाया, उसको सुमित केसरवानी उसके लिए अपनाया। एक ने प्रसून गुप्ता। तो दोनों ने देखा ना, अब वही बात
ये बोल दिए तो है, अब इसी को कैसे भी करके फॉलो करना है, ऐसा करके कर देते, मेरे को बताएंगे नहीं तो मैं कैसे। तो गाइडेंस एक हाथ का ताली नहीं है, 2 हाथ का ताली है। सामने वाला जो गाइडेंस ले रहा है वो कितना ताली बजाने को तैयार है, हाथ को यहाँ तक लाने के लिए तैयार है, आप यहाँ तक लाओगे तभी गाइडेंस काम करेगा। आप गाइडेंस नो डाउट अच्छा देते हैं, पर गाइडेंस वही वो लेने वाला ना आपको अपनी कमी सही से नहीं बता पा रहा है, जो आपको वो बता रहे हैं उस पर काम कर रहा है वो आपको सही से बता। कम्युनिकेशन की बात है, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा गाइडर और गाइड लेने वाले के बीच में, गाइडेंस उतना अच्छा होगा। जी जी, इसीलिए हम लोग हर समय एक चेक पॉइंट रखे रहते हैं कि भाई आपको कोई हमेशा पूछ रहा है तो आप उसको बताओ कि चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम अगर किसी के ऊपर थोप दिए कि भाई यही करना है, इसी से ही होगा, तो जरूरी नहीं है ना वो उस चीज के लिए, उस पर्सन के लिए वर्कआउट कर रहा है। इसलिए एक अलग से सक्सेस मैनेजर भी रखते हैं कि आप उनको बताइए, आप अपनी दिक्कतें बताइए कि भाई ये नहीं काम कर रहा है, ये है, बट आप बताओगे, वो आप अपने साइड का ताली को लाओगे, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम भी अंतर्यामी तो नहीं है कि जान जाएंगे कि हर चीज आपके लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो गाइडेंस का सबसे, दोनों हाथ से ताली बजेगा तो गाइडेंस बहुत अच्छा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, या तो गाइडर खराब है या तो गाइडेंस लेने वाला खराब है। बिल्कुल। अब वो निर्णय मैं नहीं ले सकता, वो कोई नहीं ले सकता, वो आप जो गाइडर है उसको पता है, जो गाइड लेने वाला है उसको पता है। इसीलिए तो फिर एक्सपीरियंस काम आता है ना। आप जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों को गाइड दोगे, आपको समझ में आता है कि ये बंदा ऐसे नहीं काम कर पाएगा। क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई सिर्फ कॉलेज में है, कोई बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहा है, तो सबके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगी ना तैयारी करने की। वही उदाहरण के लिए अभी बताया कि त्रिलोक वाला बात निकाला, मैं जॉब के साथ किया हूँ, मेरे को हेक्टिकनेस ये करके मैं 20 किलोमीटर लाइब्रेरी जा रहा था। अब उसको जैसी जॉब लगा वो नहीं पढ़ पाया ढंग से। तो लोग मेरे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, 3 बार मेंस लिखा है, 3 बार इंटरव्यू गया है, लेकिन इस बार पढ़ नहीं पाया क्योंकि जॉब लग गई, और जॉब के साथ पढ़ने का उसको अनुभव नहीं था। तो नहीं, वही बात एक्सपीरियंस की बात बोलो, कोई कुछ है, कुछ सबके लिए काम नहीं करता ना। वो फ्री टाइम में पढ़ने का आदी था, मैं हेक्टिकनेस में पढ़ने का आदी हूँ। मेरा थोड़ा हेक्टिक रहता तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। ऐसा है, फिर भी मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन वही है, हर जगह प्लान रहता है मेरा। मैं अपना प्लान बना के चलता हूँ सर, मतलब प्लानिंग, एक चीज़ का प्लानिंग रहता है मेरा पढ़ाई के मामले में, लेकिन वही रिजिड नहीं हूँ अपने प्लान में। तो वही, और गाइडेंस भी यही प्लान पे चलता है, जैसे आपने बोला चेक पॉइंट, गाइडेंस भी प्लान पे चलेगा, हर चीज़ प्लान पे चलता है, रिजिडिटी नहीं होती है। तो गाइडेंस का महत्व यही है कि प्लानिंग तरीके से सही हो और दोनों का काम सही हो तो सही से काम करेगा और आप जल्दी सक्सेस पाएंगे। अगर लगता है कि ये चीज़ सक्सेस है, जैसे सीजीपीएससी का पोस्ट लेना सक्सेस है, तो आप जल्दी सक्सेस पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब जॉब लग जाएगी तो उसके बाद भी आपको ये सब काम आएगा। ये इसलिए ये सीजीपीएससी इसलिए ऐसा है, या कोई भी जो सिविल सर्विस का एग्जाम इसलिए ऐसा है कि आपको बहुत कुछ सिखाता है, लोगों से कैसे डील करना है, बातें कैसे रखनी है, एकदम प्रेशर आ जाएगा तो मन को शांत कैसे रखना है, दर्शन है, समाज में जाके समाज की समस्या कैसे सुलझाएंगे, समाज शास्त्र है, पैसा आ गया योजना में चलाना है, मैनेज कैसे करना है, इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका है, ठीक है। बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे हैं। टेस्ट सीरीज का वैल्यू आप बताइए, और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे उसको अपने हेल्प में लाना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। मैं मतलब जनरली मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने मेंस पढ़ा है, जो मेंस एक ही बार में निकाला है, उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये था कि मैंने वो गलतियाँ मैं पहले समझ गया था, अब मेरे को इसमें गलती नहीं करना है। तो क्या क्या गलती लोग कर सकते हैं, तो मैं पहले तो बहुत लोग को सुना, बहुत जो टॉपर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, जो यूट्यूब में मिलता है, या जैसे मिहिर सर से, मैं बोलता हूँ तो मिहिर सर से, उनसे मैंने सुना कि ऐसे लिख सकता है, तो पॉइंट वाइज लिख सकता है, जो पता नहीं है उसको पैराग्राफ वाइज लिख सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो पेपर बाय सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट का कैसे लिखने का तरीका हो सकता है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, सबका मैंने तरीका अपना वो बनाया। उसके बाद मैंने दूसरा चीज़ टेस्ट सीरीज शुरू किया। फिर मेरा वही लिंडेमान का 10% का रूल और प्रशांत वर्मा का 10% का रूल, हर बार अपने आप को 10% कम मानो, चाहे आप 150 नंबर ही क्यों ना लाओ, 10% कम मानोगे तो 10% के लिए और एफर्ट करोगे। 10% के लिए एफर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस दिन आप अपने आप को एब्सोल्यूट मान लोगे, उस दिन आप मेहनत करना छोड़ दोगे। तो 10% हमेशा कम आते जाओगे तो धीरे धीरे बेहतर होते जाओगे। तो ये प्रक्रिया मेरा था। और वो कैसे पता चलेगा कि आप 10% कम है या कितना परसेंट, टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। टेस्ट सीरीज दिलाएंगे आपको 120 नंबर,
आप बोलेंगे 10% कम है, 120 नंबर का 10% कम है, तो वो कितना है, वो 90% है। तो लगभग वही 14 नंबर और लाना है मेरे को, तो 14 नंबर के लिए और मेहनत करूंगा। अगली बार फिर क्या पता अगली बार 120 नहीं आके 124 आ गया, फिर मैं 16 नंबर के लिए और मेहनत करूंगा, क्योंकि 10% तो और कम ही छुए। तो ग्रेजुअल प्रोसेस तो हो रहा है, पहले 20 था 124 हो गया, कल वो 130 होगा। तो ये सुधार 10% करूँ लिए, हर बार 10% आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो देखो अगर 10% ही क्यों लिया हूँ, इसका भी तरीका क्यों बता। 20% लगेगा बहुत पीछे हूँ, 10% थोड़ा करीब लगता है, और एकदम 95 तो 95 हो जाता है ऐसा लगेगा। तो आइडियल है 10%, मेरे लिए आइडियल है। आप लोग को लगता है कि ज़्यादा परसेंट लेना तो ले सकते हो, पर उतना प्रेशर नहीं झेला जाएगा, 10% का प्रेशर झेला जा सकता है। तो ये है, अब वो सब ये 10% का रूल अप्लाई करने के लिए टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत जरूरी है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। प्री के लिए टेस्ट सीरीज बोलोगे तो हर चीज, अब प्री में आप पता चलेगा कि आप पॉइंट वाइज लिखो, इस क्वेश्चन में तो नंबर नहीं मिला, किसी ने पैराग्राफ लिखा तो नंबर मिला, आपने किसी क्वेश्चन में पैराग्राफ लिखा जिसमें नंबर नहीं मिला, लेकिन पॉइंट वाइज लिखे नंबर मिला। हर जैसे मैं, कई लोग बोलते सिर्फ पॉइंट वाइज लिखो, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन की मांग के हिसाब से लिखो। क्वेश्चन में मांग ही नहीं है पॉइंट वाइज लिखने का, तो क्यों लिखोगे पॉइंट वाइज। दर्शन में अगर प्रमा क्या है पूछेगा तो पॉइंट वाइज लिख के क्या मतलब है उसको। प्रमा तो पैराग्राफ में ही लिखा जाता है ना, प्रमा का डेफिनेशन तो 4 लाइन का है, 4 लाइन लिख दो, उसके लिए थोड़ी पॉइंट वाइज लिखोगे। अधिकतर लोग बोलते हैं ना पॉइंट वाइज लिखो। अब जैसे इस बार 15 नंबर का क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ की स्थापना को बताओ, वो 23 पॉइंट बन रहा है उसमें, इस वर्ष ये हुआ, इस वर्ष ये बनाया, इस वर्ष ये हुआ, वो पॉइंट वाइज है। आप 23 लाइन पूरा पॉइंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई पैराग्राफ का डिमांड नहीं करेगा उसमें कोई आपको। तो वही है, क्वेश्चन के हिसाब से, मांग के हिसाब से, जिसमें लग रहा है कि पॉइंट बन रहा है। अब वो ऐसा है कि ये कैसे फाइंड करें, तो ये टेस्ट से पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हमको पॉइंट हो जाना है। लगा जितना, मैंने बोला ना 65 टेस्ट दिलाए हैं मैंने, 6 से 8 12 मतलब लगभग 10 महीने में कितना 65 टेस्ट दिलाया है मेंस का। तो 65 टेस्ट दिलाने के बाद पता चला है ना, 65 लगभग चलो 40 टेस्ट तक पहुंचा तब समझ आने लग गया होगा। अब वो कब समझ आने लग गया, वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस, वो पता भी नहीं चलता कि कब आप परफेक्ट होते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन आपको अपने आपको हमेशा कम आंकना है ताकि पढ़ाई ना छूटे, अगर आपको मेहनत करना है तो। जिसे लगा मेहनत काफी है, आप मानो यार क्या दिक्कत है। जिसे लगा कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, मान लो अपने आप को, नहीं मैं जितना था परफेक्ट था, ये मेरे लिए इतना ही परफेक्ट है, मात्रा मेरे लिए कम है, ठीक है, संतुष्ट होकर निकल जाओगे। नहीं मैं और कर सकता, ये भाव आएगा तो फिर असंतुष्ट रह के जीवन भर कोसते रहोगे अपने आप को। तो ये भाव भी होना चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूरी है। और सर कुछ? बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें फिर भी बच जाती हैं, बट कुछ फाइनल वर्ड्स आपके तरफ से चाहिए इस कैमरे में, कि जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, आपके लिए आपका सीक्रेट है इस एग्जाम को कैसे निकालना। जैसे कि मैं हमेशा जब मैं डाउन फील करता था तो एक कविता मैं हमेशा सुनता था, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत जगह बोला भी हूँ कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये जो पंक्ति है वो मतलब आपको हार नहीं मानने बोल रहा है। आप टूटे हुए सपनों की सुने कौन सी इसकी, मतलब आप असफल होंगे तो आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा। पूरा सार है, पूरा पीएससी का सार है इसमें कि पहला चीज, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सी इसकी। आप असफल हैं, आप रोएंगे, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं, वो हमेशा बोलेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप हमेशा बोलेंगे आपने कुछ नहीं किया। हर जगह का कहानी है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अब अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, एक दिन लगेगा कि अंतर मेरा फट रहा है, जैसे 2022 में मुझे लगा था, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ के दिलाया था लेकिन नहीं निकला। तो अंतर जब फटा तब मैंने सोचा कि नहीं, तब वहां से आदमी का बदलाव शुरू होता है। अब वहां 2 तरीके के इंसान होते हैं कि वो बदलना, वो सुधरना, या मतलब ये तो या तो हार मान जाएगा, अंतर जो फटेगा दुख में, या तो हार मान जाएगा या तो पार जाएगा। उसके आगे नया लाइन है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये पूरा पीएससी का सार है सर, और यही बोल के मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। एंड एक हमारे यहाँ प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर, नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। तो कोई है आपके ध्यान में जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ,
वो यशवंत वर्मा सर हैं। इंस्पायर तो नहीं कहूँ, लेकिन जो मेरे मेंस लिखने के टाइम मेरे लिए बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं, जिनको लगभग मैं मतलब हराने के लिए ही बैठे रहता था मैं, कि इनको हरा दिया तो प्री निकल जाएगा, मतलब मेंस निकल जाएगा मेरा, मैं पोस्ट ले लूँगा। तो यशवंत वर्मा है, लेकिन जनरली वो अपने शेड्यूल में बहुत बिजी रहते हैं तो वो नहीं आते हैं। उनकी जगह में एक दूसरा नाम सजेस्ट, वो आ नहीं पाएंगे, जनरली वही है कि वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ भी नायब तहसीलदार हैं, तो उनको थोड़ा सा, लेकिन एक दूसरा नाम मैं सजेस्ट करता हूँ, रावेंद्र सिन्हा। वो मेरे गांव के 5 किलोमीटर में वो भी नायब तहसीलदार बने। उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि वे पढ़ाई में कमज़ोर थे, वो कॉलेज भी फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नायब तहसीलदार हैं। 4 बार मेंस लिखे हैं उन्होंने, 3 या 4 बार, सॉरी अच्छे से आदमी है, बट 3 से 4 बार उन्होंने मेंस लिखा है। इस बार उन्होंने पोस्ट लिया है। तो एक वो है, उनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करने में, उनको बता भी दूंगा कि मैंने आपका नंबर मैंने उनको दिया है, शायद आप वो आएंगे। अभी शायद यहाँ नहीं है, बट वो अगर यहाँ रहेंगे तो जनरली बिलासपुर में ही रहते हैं, तो कभी भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रावेंद्र जी एंड यशवंत जी, आपको टीम मेंटर्स ज्ञान इनवाइट करती है ताकि आप भी यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।